हमको 2020 ने सिर्फ एक चीज जरूर सिखाया है कि अब जो डिजिटाइजेशन है इसका टाइम है, और इस एनवायरनमेंट में ही हमको सब कुछ करना पड़ेगा। जो 2 साल पहले जो अपन एलसीज का इंडिया से बाहर के लिए एलसीज खोलते थे, उसका 2 साल पहले ब्लॉकचेन के थ्रू डील होना चालू हो गया था। और अभी जस्ट लास्ट वीक में इंडिया में 15 बैंकों ने एक कंसोर्टियम बना के एक अलग से कंपनी बनाई है। और इंडिया में भी जो सारे एलसी से रिलेटेड मैटर्स होंगे जिसमें अदरवाइज काफी टाइम लगता था, वो अब ब्लॉकचेन के थ्रू होंगे। ये मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपने प्रोफेशन में चेंजेस बहुत स्पीडली हो रहे हैं, और उन सबको जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमको साइमल्टेनियसली अपने आप को अपडेट करने की बहुत सख्त जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं सर कि जो सीबीडीटी का पोर्टल है, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैक्सिमम 3 साल में फ्रेंड्स स्टेज ये होगी कि जो अभी हम जीएसटी की अलग रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स की अलग रिटर्न भरते हैं, कुछ कंपनी से रिलेटेड मैटर्स के लिए कंपनीज एक्ट में अलग रिटर्न भरते हैं, जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है बहुत क्लियर है कि आने वाले टाइम में सिर्फ एक रिटर्न होगी और उससे सारी इंफॉर्मेशन सब जगह होगी। ब्रदर, इंफॉर्मेशन भी इस फ्रेम में होगी कि हमको गवर्नमेंट इन्फॉर्म करेगी कि दीज आर द इंफॉर्मेशन फॉर योर एसएससी, नाउ यू कंफर्म इट वेदर देयर इज एन इशू और देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। जो अपने प्रोफेशन में ड्रास्टिकल चेंज आ रहा है उसको देखते हुए हमको अपनी पूरी वर्किंग समझनी पड़ेगी। इस साल मार्च के एंड में एक और सर्कुलर आया था कि जो लोग अपने कंपनीज वाले क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, उन कंपनीज के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उनकी ट्रेल आपको रखनी पड़ेगी कि साल भर में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, वो आपको ऑडिट में मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि वो सर्कुलर 1 साल के लिए पोस्टपोन किया है, पर ये बहुत क्लियर है कि जो आने वाला टाइम है मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर अंदर में सिस्टम ऑडिट विल बी द मेन ऑडिट, financial audit will be the part of the system audit. So, especially my sincere request to my all those colleagues who are mainly involved in traditional practice, that please, इससे पहले कि प्रोफेशन में हमको दूसरी प्रॉब्लम्स आए, हमको अपने आप को चेंज करना होगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली चेंज हो रहा है वो टेक्नोलॉजी वाइज हमको समझना पड़ेगा, प्लस जो अब नई लाइनें आ रही हैं उन लाइन में एंटर करना पड़ेगा यदि हमको सरवाइव करना है। अदरवाइज जो हमारा रूटीन काम था उसका बहुत बड़ा पोर्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स ले लेंगे। मैं अभी बहुत ज्यादा टाइम इस बारे में नहीं लूंगा, लेकिन हम इस सीरीज में आप लोगों के पास में बहुत सारे स्पीकर्स को लेके आते रहेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। आप लोगों से एक अच्छी इंफॉर्मेशन सुबह सुबह आपको दे दूं कि बैंक ऑडिट की फीस बढ़ रही है, और सब कुछ ठीक रहा तो आजकल परसों कभी भी आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि बैंक ऑडिट की फीस बढ़ गई है। सो दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर वी ऑल। बट हाँ, अभी उस लाइन में काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी कुछ चैलेंजेस है हम लोगों के सामने, उसका मॉडल भी चेंज हो रहा है, तो वो सब दूसरे इश्यूज हैं। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि बैंक ऑडिट में फीस बढ़ रही है। दैट इज द गुड न्यूज़। I will not take much of the time. Over again to Ankur Gupta ji, moderator. Thank you. Thank you sir. Thank you प्रकाश सर। अब मैं अभिषेक शर्मा को स्पीकर देता हूँ। उससे पहले मैं अभिषेक शर्मा जी के बारे में कुछ बताता हूँ। आप अभिषेक शर्मा जी को वेल नोन हो अपन सब लोग, क्योंकि रीजनल काउंसिल मेंबर भी हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं अपनी ब्रांच के, और उन्होंने चेयरमैन रहते हुए भी बहुत काम किया था और रीजनल काउंसिल में भी रहते हुए अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये टाइम टू टाइम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए अपन को स्पीच देते, अपने लिए स्पीच देते रहते हैं, अपने लिए अपडेट लाते रहते हैं। और ये इंडिया में ही नहीं, राजस्थान के अलावा, राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के अलावा और भी स्टेट में इन्होंने अपने स्पीच दिए हैं। और इन्होंने इंडिया के बाहर भी, हांगकांग, चाइना, वहाँ भी काफ़ी कुछ अपडेट देते रहते हैं। उनका स्पीच होता रहता है, रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं ये। और
इनके बारे में अब मैं और ज्यादा तो क्या कहूँ, सब लोग जानते हैं, ये अपने बीच के ही हैं, ये अभिषेक भैया हैं, और मैं अभिषेक भैया को इनवाइट करता हूँ, प्लीज टेक मार्क। Thank you, Ankur Gupta ji, moderator of this program and a young brother of mine. Respected Prakash Sharma sir, Central Council member, Chairman Banking Financial Committee and convener of Center of Excellence ICAI Jaipur. And I can also see Manoj ji as the Senate Secretary or Deputy Secretary of ICAI in the program. Manoj Agarwal ji, C. Manoj Agarwal. And all my learned fellow brothers and sisters who have joined this program. Across Rajasthan and outside also, a very warm good morning to all of you. Friends, जैसे प्रकाश सर ने हमको एक न्यूज़ बताई है मॉर्निंग में कि बैंक ऑडिट की फीस बढ़ने वाली है, तो आज सुबह की शुरुआत कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ में हो गई, तो शायद दिन भी अच्छा जाने वाला है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैंक ऑडिट की फीस इंक्रीज होने के लिए बहुत जल्दी प्रोसेस में आ जाएगा। फ्रेंड्स, हम बात करें इस पैंडेमिक की कि पैंडेमिक ने हमको हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना सिखा दिया है, और जहाँ कहीं हम लोग हर चीज़ के लिए फिजिकली डिपेंड हुआ करते थे, वहाँ अभी वर्चुअल मीटिंग करना एक आम बात हो गई, एक नॉर्मल सी बात हो गई है। हम लोग गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस की बात करें तो डे बाई डे गवर्नमेंट अपने सारे कंप्लाइंसेस को वर्चुअल मोड में लेकर जा रही है, चाहे वो जीएसटी इनकम टैक्स की बात करें, या जो हम आज जो टॉपिक आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ मैं, आईईसी कोड या फिर एफटीपी के जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात करें, सब वर्चुअल मोड में आ गई है। अब फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आज के टाइम में इसलिए है क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाल दिया है। हर साल, अगर मैं आईईसी कोड की बात करूं तो हर साल अप्रैल से जून के बीच में जितने भी आईईसी होल्डर हैं, जितने भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो गुड्स के एक्सपोर्टर हैं, सर्विस के एक्सपोर्टर हैं, या वो केवल इंपोर्टर हैं, या वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रेजेंटली नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आईईसी ले रखा है, तो भी उनको हर साल अप्रैल से जून के बीच में आईईसी अमेंड कराना पड़ेगा, आईईसी अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आईईसी आपने अपडेट नहीं किया तो आपका आईईसी कोड सस्पेंड हो जाएगा, और सस्पेंड होने के बाद मे बी वी विल गेट सम न्यू गाइडलाइंस वेरी सून इन अ डे और टू। बट सस्पेंड होने के बाद जो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज रुक जाएगी, और जो हैवी डैमेजेस पोर्ट पे आपका मटेरियल लाने पे लगता है वो सब बियर करने पड़ेंगे। तो इट इज माय हम्बल एडवाइस टू यू कि अगर आपके क्लाइंट्स हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, आईईसी कोड ले रखा है, तो उस आईसी कोड को आप इमीडिएटली अपडेट करें 30 जून से पहले। अब नाउ व्हाई दिस, बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन आई टेल यू फ्रेंड्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जैसे प्रकाश सर ने बताया कि ट्रेडिशनली तो बहुत सारे काम हमारे पास में थे, ठीक है, हम लोगों ने कोशिश किया कि आप कुछ नई प्रोसेस स्टार्ट करें इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अलावा, जीएसटी के अलावा। तो एक आज नया अपॉर्चुनिटी मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो मैं पिछले कई सालों से लोगों को ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाउ दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन दिस प्रोफेशन। And I think my screen is visible to all. Ankur, can you confirm me, please? Yes, sir. दिख रही है. Okay, Manoj, thank you. So, friend, today we will discuss some new professional opportunities, including IEC and other benefits available under the foreign trade policy. Right, friends, मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं आपको हल्का सा एक ब्रीफ देना चाहूंगा। What is the foreign trade policy? इसकी टर्म क्या होती है, क्या क्या चीज इसमें इंक्लूडिंग रहती है। हम लोग आज बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक में आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा कि पॉलिसी का क्या ओवरव्यू है, और एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, एज ए कंसल्टेंट हम लोग क्या बेनिफिट्स पॉलिसी का उठा सकते हैं, और कैसे हम लोग हमारे क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं, कैसे हम लोग एज ए कैरियर में एक नया एक्स्ट्रा कुरिकुलम लेके एफटीपी का हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एज ए इन सीए प्रैक्टिस और इन कंसल्टिंग। राइट, तो फ्रेंड, जो एफटीपी होती है ये हर 5 ईयर्स के लिए आती है। प्रेजेंटली जो एफटीपी चल रही है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है, 15 से 20 चल रही है। एफटीपी के साथ में हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर भी आता है, और एक आयात निर्यात फॉर्म, जिसको हम एएनएफ बोलते हैं, एएनएफ भी आता है। अभी बात हम लोग कर रहे हैं 2021 में, बट पॉलिसी अभी 15 और 20 चल रही है। 1 अप्रैल 20 से गवर्नमेंट वाज सपोज टू इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसी, बट कुछ कोविड आ गया, कुछ गवर्नमेंट दूसरी प्रायोरिटीज में उलझ गई, तो जो नई पॉलिसी है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, और अभी तक हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 ही कंटिन्यू चल रही है। और ये गवर्नमेंट ने इसकी डेट थी वो 31 मार्च एक्सटेंड करी थी, और वापस से 30 सितंबर एक्सटेंड कर दिया। तो मे बी वी होप दैट वेरी सून इन अ मंथ और 2 विल गेट द न्यू पॉलिसी फॉर 21 to 26। अगर हम 21 की 26 की पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट ने जनवरी में एक व्हाइट पेपर लेकर आई थी, जिसमें गवर्नमेंट आपको ने ब्रीफ किया था कि 21 से 26 की पॉलिसी में गवर्नमेंट का क्या फोकस लेने वाला है। फ्रेंड, तो फ्रेंड बिलीव मी, क्योंकि बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 15 ईयर्स, तो 21 से 26 की जो पॉलिसी आने वाली है, व्हाट आई एक्सपेक्ट दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। ऐसी पॉलिसी जो अभी तक शायद कभी आई नहीं होगी। इसमें गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव कर रही है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट हब बना रही है। जैसे जयपुर है, हम बात करते हैं, अगर जयपुर में सपोज हैंडीक्राफ्ट का अच्छा एक्सपोर्ट है,
तो मे बी जयपुर कैन बी क्रिएटेड एज ए एक्सपोर्ट हब ऑफ हैंडीक्राफ्ट, और हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स एक्सपोर्ट पे मिलेंगे, वो केवल और केवल जयपुर से करने पे मिल सकते हैं इफ जयपुर विल बिकम हब फॉर दिस। तो ऐसे जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडस्ट्रियल हब बना रही है, एक्सपोर्ट हब बना रही है, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट जिस फील्ड में वर्क कर रहा है उस फील्ड से आइडेंटिटी लेके उसका आगे एक्सपोर्ट बूस्टअप हो सके, और जितना मैक्सिमम फॉरेन करेंसी इंडिया में आ सके वो गवर्नमेंट का इंटेंशन है। और 21 से 26 में गवर्नमेंट का जो बेसिक मोटो है वो है कि जो अभी करंट इकोनॉमी इंडिया की चल रही है USD 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसको गवर्नमेंट चाहती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करे, सो दैट 20 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है डाउन द लाइन आफ्टर 5 ईयर वो गवर्नमेंट अचीव कर सके। और 2000 से सजेशन भी गवर्नमेंट को मिले इस पॉलिसी के लिए, बट स्टिल दे आर वर्किंग एंड द पॉलिसी येट नॉट फाइनलाइज, राइट। अगर फ्रेंड हम लोग एग्जिस्टिंग पॉलिसी का बात करते हैं 2015 से 20, तो दिस पॉलिसी इज डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर टॉक अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क, सेकंड टॉक अबाउट जनरल प्रोविजंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, थर्ड चैप्टर में हमको एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया मींस गुड्स को एक्सपोर्ट इंडिया से, या सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का बेनिफिट क्या मिलता है, थर्ड चैप्टर में हम लोग उसको देखते हैं। फोर्थ चैप्टर में हमको ड्यूटी एग्जेम्पशन, ड्यूटी रेमिशन स्कीम मिलती है, जिसमें DFIA एडवांस ऑथराइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब फोर्थ चैप्टर में हमको देखने को मिलता है। फिफ्थ चैप्टर की हम लोग बात करेंगे तो जो EPCG स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जहां हम लोग कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ये चैप्टर 5 में देखने को मिलेगा। चैप्टर 6 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क या STP, ये सब हमको चैप्टर 6 में मिलता है। डीम्ड एक्सपोर्ट की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग GST से भी लिंक कर सकते हैं, सेक्शन 147 एंड सेक्शन 54, जिसमें हम लोग रिफंड क्लेम करते हैं, नोटिफिकेशन 48, 49 हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। डीम्ड एक्सपोर्ट हमको FTP में चैप्टर 7 में देखने को मिलता है। चैप्टर 8 में इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स, चैप्टर 9 में डेफिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट FTP। FTP का बताया आपको 3 पार्ट होते हैं, 9 चैप्टर्स तो FTP के, सेम 9 चैप्टर आपको हैंडबुक और प्रोसीजर में मिलेंगे। हैंडबुक और प्रोसीजर इज लाइक ए प्रोसीजरल एस्पेक्ट which shows how this policy have to be implemented, right? And then annexures are like a forms, किस पॉलिसी का बेनिफिट लेने के लिए आपको किस फॉर्म में अप्लाई करना है। मेनली जो FTP के बेनिफिट्स हैं वो आजकल मेनली सब ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटलाइजेशन के। DGFT की जो साइट है बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो गई है, आप कभी साइट पे जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पहले हम लोग साइट देखा करते थे उससे बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गई है साइट। फ्रेंड, आज के प्रेजेंटेशन में मैंने जो कवरेज करने की कोशिश करी है कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है प्रोफेशनल के लिए FTP में, तो उसको मैंने 5-6 पार्ट में बांटने की कोशिश करी है। नंबर 1 इज फॉर द कंसल्टिंग, you can work as a consultant to various exports and import related beneficial schemes which are there in the FTP. Second is assistance in procedural part of issuing of licensing, जो भी import या export licenses या जो benefit के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इशू करनी है वो कैसे अपन इशू कर सकते हैं, वो आप असिस्टेंस दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। थर्ड इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IC नया कैसे लेना है आपको। फोर्थ इज सम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर सम पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जैसे SIMS है, स्टील इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आज के डेट में कोई भी इंडिया में स्टील इंपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली स्टील वी ऑल नो, स्टील बार, स्टील रोड्स एंड ऑल। इनडायरेक्टली मींस इवन आप चेयर भी इंपोर्ट कर रहे हो, आप एक सैनिटाइजेशन मशीन भी इंपोर्ट कर रहे हो, आप एक बोतल भी इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें स्टील अगर है तो आपको अगेन यू हैव टू गो फॉर ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ SIMS, उसके बाद ही फिर आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड, मैं अब आपसे लास्ट में जो पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले वापस से एक बार हल्का सा ब्रीफ ये करना चाहूंगा कि इस 3 बेनिफिट्स के साथ में मैंने आगे सेल ऑफ स्क्रिप्ट भी कंटिन्यू किया है कि सेल ऑफ स्क्रिप्ट में कैसे अपना बेनिफिट आगे ले सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में कैसे रजिस्ट्रेशंस अपन करा सकते हैं क्लाइंट्स का, वो एक अलग स्कोप हमारे लिए है। सर्टिफिकेशन वर्क जो है ऑलमोस्ट मैनी स्कीम्स में जो सर्टिफिकेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन होता है, तो कैसे हम लोग वो सर्टिफिकेशन करा सकते हैं वो भी स्कीम में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक इसके साथ में एक कंपलसरी रिन्यूअल जो आज नया हमारे साथ में आ गया है कि IC कोड जो है अप्रैल से जून के बीच में हर साल कंपलसरी रिन्यू कराना पड़ेगा, तो कंपलसरी रिन्यूअल कैसे हो सकता है स्कीम में, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स IC कोड से। अगर आपको IC कोड लेना है तो उस IC कोड के लिए क्या प्रोसीजर है और कैसे हम लोग IC कोड ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यू ऑल नो दैट if you are going for import or export of any goods or any services, then you mandatorily require a IC code. Services के केस में even it is not mandatory if you don't want to take the benefit of DGFT schemes or any of incentivized schemes. But in case of goods, yes, it is mandatory. Without IC code, you cannot neither import the goods nor export the goods. मैं हल्का सा 5 से 10 मिनट में आपको जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है IC कोड को लेने का वो एक बार आपको हल्का सा ब्रीफ करना चाहूंगा। IC कोड को यस 100% हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड।
जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आईसी को अप्लाई करने के लिए, जिनका हम लोग को स्कैन कॉपी में चाहिए होगा, डिजिटल फोटोग्राफ 3x3 सेंटीमीटर्स में प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर की, जिस भी फॉर्म में हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, कॉपी ऑफ द पैन कार्ड प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर की, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट या फर्स्ट एंड लास्ट पेज, या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, कोई भी एक इसमें से चलेगा। अगर बिजनेस ऑन प्रेमाइसेस में है तो सेल डीड चलेगा, अदरवाइज रेंट डीड या लीज डीड चलेगा, या लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल या लेटेस्ट फोन का बिल, दैट विल आल्सो वर्क। कैंसिल चेक चाहिएगा प्री प्रिंटेड फॉर्म में इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो अकाउंट है, फर्म है, कंपनी या प्रोप्राइटर उसके नाम में, और एक क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर हमको चाहिए होगा प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर का, राइट। और डिजिटल सिग्नेचर अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड विद आधार, अगर नहीं है तो फिर आपको क्लास 3 का डीएससी चाहिए होगा। अप्लाई कैसे करेंगे? सिंपली आप एक वेबसाइट ओपन करेंगे, dgft.gov.in। वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट पे अप्लाई फॉर आईसी का एक आइकन आ रहा होगा, वहां आइकन पे जाएंगे आप, dgft.gov.in में अप्लाई फॉर आईसी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने में एक स्क्रीन आपकी नहीं खुल जाएगी, जो मेरी स्क्रीन पे मैंने एक प्रेजेंटेशन लिखने की कोशिश करी है। स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक लॉगिन आएगा और एक रजिस्टर आएगा, राइट। अगर आप नए एसएससी हैं जिसने पहले रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको यहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर में कुछ फॉर्मेलिटी हमको देनी पड़ती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पिन कोड, स्टेट, ये सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन से इसको आगे लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूनिक चाहिए होगा। एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जनरली हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स में भी हम लोग बहुत सारे एसएससीज को सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करा लेते हैं जितना लिमिट में अलाउड है, बट यहाँ पर इट शुड बी सेपरेट वन, सेपरेट मोबाइल नंबर एंड सेपरेट ईमेल आईडी, राइट। ऑलरेडी अगर आपको रजिस्टर्ड है तो आपको फिर अप्लाई फॉर आईसी नहीं करना, फिर आपको अपने आईसी को लिंक करना है। आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे एक लिंक का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई आईसी करेंगे, अदरवाइज आप लिंक आईसी कर लेंगे। अगर ऑलरेडी आपका पुराना आईसी चल रहा है उसको आपको नए प्रोफाइल में लिंक करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आप लोग जब आईसी अप्लाई करेंगे, फ्रेश आईसी, तो एक विंडो खुल जाएगी स्क्रीन पे, जो मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। जो डिटेल्स होगा नेसेसरी डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। एक ऑप्शन आ रहा है नीचे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का, तो ये जो ऑप्शन है फ्रेश एप्लीकेशन, यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स खुल जाएंगे जहाँ आपको सारे डिटेल फिल करने पड़ेंगे। पार्टनर्स के डिटेल है, डायरेक्टर के डिटेल है, बैंक का डिटेल है, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिल होने के बाद वो वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन या तो आप आधार, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप आधार से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका डीएससी से आपको उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। और सक्सेसफुल वैलिडेट होने के बाद आपको फ्रेश आईसी में 500 रुपये फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, पेमेंट होने के बाद, वैलिडेट होने के बाद विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स टू नेक्स्ट 1 आवर आपके पास ऑटोमेटिकली आईसी मेल पर भी आ जाएगा और आपको वो पोर्टल पे भी दिख जाएगा। इट्स नॉट वेरी सिंपल। हमको आईसी लेने के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का अप्लाई नहीं करना। प्रोसेस पूरा करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा आईसी नेक्स्ट 5 मिनट्स या नेक्स्ट हाफ एन आवर में जनरेट हो जाएगा। जैसे जो हमारा पेमेंट किया है वो उनके पोर्टल से रिफ्लेक्ट होगा, इमीडिएटली हमारा आईसी इशू हो जाएगा। So now this process of issuing IC is very, very much simple, right? Now let's speak about the modification or updation of the IC. फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे, अगर हम ऑलरेडी आईसी हमारे पास में है और हमको एग्जिस्टिंग आईसी को मॉडिफाई कराना है या अपडेट कराना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एज पर द न्यू सर्कुलर ऑफ डीजीएफटी हर साल अप्रैल से जून के बीच में जो भी एग्जिस्टिंग आईसी है उनको अपडेट कराना पड़ेगा। एंड इट्स, बिलीव मी, दिस इज अगेन, आप सब लोग को लग रहा है कि सिरदर्दी हो सकता है, बट बिलीव मी दिस इज ए न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। एक आईसी लेने का जहाँ आजकल लोग 2-3 हज़ार से लेके 5 हज़ार तक मिनिमम फीस चार्ज करते हैं, वहाँ सेम आईसी अपडेट कराने का भी 2,000-2,500 रुपये या वॉट एवर यू थिंक फिट एक फीस हम हमारे क्लाइंट से, एक एसएससी से फीस चार्ज कर सकते हैं। तो अगेन इट इज ए गुड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी और बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज या लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। एक सिंपल प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करके आप अपना आईसी अपडेट करा सकते हैं। आपको अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि अगर आपने आईसी अपडेट नहीं कराया तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं सस्पेंशन ऑफ आईसी के, जिसके कारण ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स अगर आ गया पोर्ट पे तो हैवी डैमेज, हैवी पेनल्टी लगेगा, ये आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनकेस अगर आईसी यूज नहीं भी आ रहा है बट फ्यूचर में योर क्लाइंट एंड एसएससी इज entitled or is intending to import or export the goods or services, then in this case also they should definitely take this IC. एक benefit और मिलता है इसका, अगर हम लोग सर्विसेज में बात करें, सर्विसेज में अगेन इट्स नॉट कंपलसरी टू हैव ए आईसी, बट अगर आपको डीजीएफटी का हम लोग आगे एक स्कीम भी डिस्कस करेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, अगर आपको ऐसे डीजीएफटीएफ की इंसेंटिवाइजेशन स्कीम्स का बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो बेटर है आप लोग आईसी लेके रखो और आपकी हर इनवॉइसेज में, इवन दो सर्विस के एक्सपोर्ट की आप इनवॉइस रेज कर रहे हो, उसमें आपका आईसी मेंशन होना चाहिए, राइट।
हम लोग आईसी अपडेशन की बात कर रहे हैं, जो अभी 30 जून जिसकी लास्ट डेट है। उसके लिए आपको फ्रेंड लॉग इन करना पड़ेगा डीजीएफटी साइट पे, राइट। आईसी ऑलरेडी है तो उसको आपको लिंक कराना पड़ेगा प्रोफाइल के साथ में, ठीक है। आईसी जब एक बार लिंक हो गया आपका, उसके बाद में आपको अपने आधार केवाईसी से या डीएसी से, जो भी डायरेक्टर पार्टनर का प्रोप्राइटर का होगा, उससे आपको उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। और जब आईसी वैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद लिंक होने के बाद मॉडिफिकेशन का जो पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, राइट। उस मॉडिफिकेशन पोर्टल पे जाके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है, नहीं रखनी तो आप एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ मॉडिफाई करनी है आपको, आपका एड्रेस है, बैंक डिटेल है, डायरेक्टर्स की डिटेल है। नॉर्मली होता क्या है कि बड़ी मेजर प्रॉब्लम कंपनीज में आती है, डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं और हम लोग आईसी में अपडेट नहीं करते, लगता है कोई जरूरत नहीं है, उसके आईसी नंबर तो सेम ही चलने वाला है। बट फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर आपने डायरेक्टर की डिटेल आईसी में अपडेट नहीं किए हैं, नए डायरेक्टर आपने अपडेट नहीं किए हैं, और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के साथ में आप अपडेट करना चाह रहे हो, तो बड़ी प्रॉब्लम उसमें आने वाली। डायरेक्टर चले गया कंपनी से, उसके बाद भी आपको, जब तक आपने उनको रिमूव नहीं किया सिस्टम से, आपको उनके रिमूवल रिजाइन होने के बाद भी उनका जो आधार कार्ड है, उनका जो डीएससी है, उसको यूज करके आपको सिस्टम पे अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज उस कंपनी के आईसी कोड में आप फ्रेश अमेंडमेंट कोई भी किसी भी तरह का नहीं कर सकते, राइट। तो अपडेशन करने के बाद आप डिटेल अपडेट कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। अपडेट नहीं करना, सेम डिटेल कंटिन्यू करनी है, तो सेम डिटेल को आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक स्क्रीन आपके खुल जाएगी सिस्टम पे, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबमिशन की। सबमिशन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप आधार ई साइन करके प्रोसीड कर सकते हैं, या आप डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल साइन से जो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर विद द नेम ऑफ द कंपनी लिंक्ड विद द आईसी, उससे आप इसको आगे प्रपोज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको डीएससी से वेरीफाई करना है तो सिंपल डीएससी के प्रोसेस है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स या जीएसटी में डीएससी का यूज करते हैं, सेम वैसी प्रोसेस में डीएससी नंबर चले जाएगा। और कनेक्ट अगर हम लोग कर लेंगे उसको, तो सर्टिफिकेट नंबर, डीसी कोड, सब कुछ इसमें आ जाएगा, नाम आ जाएगा एसएससी का। उसके बाद डायरेक्टली हम जैसे उसको वैलिडेट करते हैं नॉर्मल प्रोसेस से, हम लोग उसको वैलिडेट कर देंगे। अगर आप आधार से कराना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पैन डालना पड़ेगा ऑथराइज पर्सन का, और ये पैन में जो ऑथराइज पर्सन का नाम है आईसी में, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग वन सेकेंड फ्रेंड्स, जो भी ऑथराइज पर्सन का नाम आईसी में है, वो सेम नाम पैन के इनकम टैक्स के डाटा में, इनकम टैक्स के पोर्टल में, पैन रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर वो नाम वहां पर नहीं है पैन रिकॉर्ड में, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी और वो आपका अपडेट नहीं होगा, आपको एरर दिखा देगा, राइट। तो आईसी में जो प्रोपराइटर का, पार्टनर का, डायरेक्टर का, जिसको हम ऑथराइज कर रहे हैं, उसका जो नाम है वो पैन रिकॉर्ड में अगर चेंज नहीं है, तो आपको पैन में भी अपडेट कराना पड़ेगा। आप पैन अपडेट करेंगे, पैन में डिटेल डालेंगे पैन के, तो ऑटोमेटिकली वो पैन डिटेल डालने के बाद आपको आधार पे लेकर जाएगा और आधार वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आधार वेरिफिकेशन विल गेट कंप्लीट, राइट। आधार नंबर आएगा, ओटीपी आएगा, प्रोसेस कंप्लीट, सिंपल जैसे आधार से प्रोसेस होती है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो आपका आईसी है सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगा, मॉडिफिकेशन आपका सक्सेसफुली, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और जो आपका आईसी डिटेल इमीडिएटली विद इन मे बी आवर आपको मेल पे मिल जाएगा, मॉडिफाइड जो आपका आईसी है। और आप डीजीएफटी पोर्टल पे भी देखेंगे तो आपको आपका नया आईसी जो आपने अपडेट किया, वही आईसी आपका पोर्टल पे शो होने वाला है। तो दिस इज ए प्रोसेस that how we can get update, can get a new IC and can update or modify our existing IC. New IC के लिए जो फीस है वो 500 रुपीज है फ्रेंड, और जो फ्रेश IC मॉडिफाई, जो IC लेने के बाद हमको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, अप्रैल से जून का जो पीरियड गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें कोई फीस नहीं है। इसके बाद 200 रुपीज फीस उसकी चार्ज करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट चार्ज करेगी अपडेशन पे, राइट। आपको जनरल प्रॉब्लम है, हमको जो आईसी कोड, हमने आईसी कोड ले तो लिया, जब हम आईसी कोड के लिए लिंक कर रहे हैं उसको, या फिर आईसी कोड को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, उस समय कई प्रॉब्लम्स जनरली आती है। नंबर 1 तो एक डीएससी, हम लोग सोचते हैं कि जो नॉर्मल डीएससी वही चलने वाला है इसमें, बट बिलीव मी फ्रेंड, नाउ प्रोसेस इज चेंज। आपको क्लास 3 डीएससी जो होगा, पर्टिकुलर प्रमोटर का, पार्टनर का, डायरेक्टर का, वो चाहिए होगा आपको आईसी वैलिडेट करने के लिए या नई आईएलसी अप्लाई करने के लिए। और दूसरा जो आपका आधार है, वो आधार आपका ओटीपी मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर आधार आपका मोबाइल से लिंक नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इट विल नॉट वर्क पर्टिकुलरली, या तो डीएससी या फिर आधार, दोनों में से एक चीज होना जरूरी है, राइट। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो हर बार ऐसे, मान लो आज हम लोग 10 एसएससी के लिए आईसी कोड अपडेट कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हर आईसी में डिफरेंट आपको डालना पड़ेगा। सेम मोबाइल नंबर और आईसी हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी थी, अगर नाम सेम नहीं है, पार्टनर का, डायरेक्टर का, प्रोप्राइटर का, इनकम टैक्स के पोर्टल में जो नाम है वही नाम अगर आईसी में नहीं है, तो वो मैच नहीं करेगा। अगर एमसी के पोर्टल पे जो डेटा है कंपनी का, सबसे इंपॉर्टेंटली फ्रेंड, एमसी के पोर्टल पे डेटा है कंपनी का, वो अगर आपके यहाँ डेटा से, जो आईसी में डेटा आपने सबमिट किया, इससे अगर मैच नहीं करेगा, अगेन इट विल शो सम प्रॉब्लम और आपका आईसी वैलिडेट
नहीं होगा। से एमसीए में आपके 5 डायरेक्टर हैं, यहाँ पर 3 डायरेक्टर हैं, वैलिडेट नहीं होगा। तो पहले आपको एमसीए में अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग सिस्टम की टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 से अबोव चाहिए होगा इसमें, फॉर अप्लाइंग फ्रेश आईसी एंड फॉर मॉडिफिकेशन आईसी विद डीएससी। So that is all from my side regarding application of a fresh IEC and regarding modification of IEC. जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम इसके वो लास्ट में एक बार ले लेंगे, जब मैं अपना बाकी स्कीम का प्रेजेंटेशन कवर कर लूंगा। लास्ट में हम लोग मिक्स क्वेश्चन ले लेंगे। आपका जो क्वेश्चन है प्लीज आईसी का, या जैसे मेरे प्रेजेंटेशन में आपको कोई भी क्वेरी अगर लगती है आप एक बार उसको नोट कर लें। वंस आई विल कंप्लीट देन इन द लास्ट इन 10-15 मिनट्स इन लास्ट डेफिनेटली वी विल टेक अप द क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है फ्रेंड आईसी अप्लाई करने का, बहुत यूजर फ्रेंडली है। पहले जो टफ प्रोसीजर चला करता था, बैंक से जाके हमको सर्टिफिकेट बनवाना है, डीजीएफटी मैनुअल जाके सबमिट करना है, इट इज ऑल चेंज नाउ। द ओल्ड प्रोसेस इज बीन एलिमिनेटेड, न्यू प्रोसेस इज सिंपल, वेरी सिंपल। सिंपली यू हैव टू लॉग इन dgft.gov.in, पूरा प्रोसेस वहां पे मेंशन है। इट इज एज सिंपल एज आई एक्सप्लेन इन दिस स्क्रीन। 500 रुपीज फ्रेश आईसी की फीस लगती है, और मॉडिफिकेशन के अप्रैल से जून 30 जून तक कोई फीस नहीं है। उसके बाद 200 रुपीज फीस होगी, और आईसी सस्पेंशन के कॉन्सिक्वेंसेज लगेंगे। तो इट्स अगेन ए न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आप अपने क्लाइंट्स का न्यू आईसी अप्लाई करना या एग्जिस्टिंग आईसी को मॉडिफाई करना, प्रोसीजरल एस्पेक्ट, यू कैन टेक इट अप एज ए न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, राइट? So after this IEC, there are some new things which definitely we can work as a new professional opportunity, and let's discuss other beneficial schemes under foreign trade policy, right? कुछ स्कीम्स मैंने मेंशन करी है जो आज पर्टिकुलरली आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड गुड्स का एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है, जिसको हम लोग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम बोलते हैं। RODTEP स्कीम है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लगते हैं आपके, वो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो गई है, और जो एग्जिस्टिंग MEIS स्कीम है उसको रिप्लेस करती है। बट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसकी रेट्स अभी तक नोटिफाइड नहीं हुई है। हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट स्कीम, जो आज कोई भी एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, हम लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं एक्सपोर्ट हाउस, जो भी एक्सपोर्ट करता है, बट एक्सपोर्ट हाउस इज ए टेक्निकल वर्ड एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एक सर्टेन लिमिट दे रखी है एक्सपोर्ट टर्नओवर्स की। अगर आपका एसएससी आपका क्लाइंट वो अगर पूरा करता है, देन दे कैन अप्लाई टू अंडर द FTP फॉर हैविंग एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग एडवांस ऑथराइजेशन और DFI डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे EPCG स्कीम, जिसमें कैपिटल गुड्स का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन वी विल डिस्कस द ट्रेड मार्केट असिस्टेंट स्कीम, जो बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए मिलता है टू ऑफसेट द इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज, या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको सेट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। देन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टील इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्टील आइटम का अगर इंपोर्ट करें इंडिया में तो वो कंपलसरी है। डीम्ड एक्सपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या बेनिफिट डीम्ड एक्सपोर्ट के और क्या क्या चीजें मेनली कवर होती है डीम्ड एक्सपोर्ट में। हम लोग EUU स्कीम, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर अभी नहीं है, पर फिर भी लोग अभी EUU में क्यों रन कर रहे हैं, मैं आपको ब्रीफ करूंगा क्या बेनिफिट EUU के हैं। और SCZ स्कीम, ये सभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जितने भी इंसेंटिव अभी देने वाली है सब SCZ को देने वाली है, और गवर्नमेंट का मोटिव भी ये धीरे धीरे गवर्नमेंट FTP में भी सारे बेनिफिट्स अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव खत्म करती जा रही है, और SCZ का जो बेनिफिट्स है वो आगे एक्सटेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है जितने भी एटलीस्ट जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है वो आगे जाकर डाउन द लाइन SCZ में जाके शिफ्ट हो जाए, देन ओनली गवर्नमेंट विल बी एबल टू गिव द बेनिफिट्स, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री, एंड देन द इंडस्ट्री विल बी एबल टू सर्वाइव, राइट? हम लोग एक स्कीम और डिस्कस करेंगे विच इज फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, इट्स लाइक ए ट्रेडिंग SEZ, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच इज चैप्टर 3 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगेन फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल आपको नहीं बताऊंगा, केवल एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि क्या है बेनिफिट पॉलिसी, क्या है और कैसे हम लोग इस इंसेंटिव बेनिफिट को हम लोग क्लेम कर सकते हैं, राइट? एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में बात करूं फ्रेंड, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी गुड्स का एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में है, और सेकंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में बात करेंगे। दोनों पॉलिसी में अगर मैं कॉमन पॉइंट्स की बात करूं तो आप फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट FTP में जो बेनिफिट्स आपको दे रही है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा इंडिया में लेकर आना, फॉरेन करेंसी अर्न करना, और जो एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, राइट? तो जितनी भी स्कीम्स है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब एक्सपोर्ट के प्रमोशन से रिलेटेड है। देयर आर सम स्कीम्स व्हिच गिव्स यू बेनिफिट at a pre-export stage, and there are a lot of schemes which benefit of which you can get only after when you have done with your export. So these benefits are available at post-export stage, right? So both types of schemes are there. If you talk about the MEIS and SEIS, तो जो गवर्नमेंट का बेसिक मोटिव है, बेसिक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है,
फॉर दिस MEIS एंड SEIS, गुड्स का एक्सपोर्ट पे एंड सर्विस का एक्सपोर्ट पे, इज ओनली जस्ट टू मीट आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, इसको गवर्नमेंट मीट आउट करने के लिए ये स्कीम्स बेनिफिट दे रही है, ताकि जो इंडिया के वेंडर्स हैं, इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, उनकी जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं जाके कॉम्पिटिटिव हो सके। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों स्कीम है ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलती है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का मतलब स्क्रिप्ट को यूज करके आप ड्यूटी पे कर सकते हो। क्या ड्यूटी पे करनी है मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। एंड दीज स्क्रिप्ट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इट मीन्स इस स्क्रिप्ट को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, या तो आप अपना खुद का इंपोर्ट करेंगे उसमें इसको यूज कर सकते हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है वो आप इसको यूज करके पे कर सकते हैं, या फिर सेल कर सकते हैं मार्केट में किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसी एंटिटी को जिनको आगे इंपोर्ट करने वाला है, जिनका रेगुलर इंपोर्ट चलता है। हर टाइम मार्केट में देयर इज सम अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट फॉर दिस। एक रेट चलती है कमोडिटीज की तरह ही स्क्रिप्ट की भी, 90%, 95%, 98%। तो जिस समय जो रेट चल रही होगी, प्रेवलेंट रेट होगी मार्केट की, उस रेट पे आप इस कमोडिटी को सेल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को सेल कर सकते हैं। अगर मैं GST की बात करूं तो दिस स्क्रिप्ट आर कॉल्ड एज ए गुड्स इन GST, और प्रेजेंटली इन गुड्स पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पे जो GST है वो एग्जेम्प्ट है। इट्स हैविंग ए निल रेट ऑफ GST, तो कोई GST अभी इस पे नहीं है, राइट। एक मैंने कंपैरेटिव ओवरव्यू एनालिसिस करने की कोशिश करी है, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर ये स्क्रिप्ट हमको GST से पहले अगर मिलती थी तो हम लोग इसका क्या क्या यूज कर सकते थे, और GST मिलने के बाद ये स्क्रिप्ट अगर मिल रही है तो हम लोग क्या क्या इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, GST मिलने से पहले, GST आने से पहले इन स्क्रिप्ट को यूज करके हम लोग कस्टम ड्यूटी को तो पे कर ही सकते थे, साथ में एक्साइज ड्यूटी भी पे कर सकते थे, साथ में सर्विस टैक्स भी पे कर सकते थे, और DGFT में जो कंपोजिशन फीस और एप्लीकेशन फीस होती है वो हम लोग पे कर सकते थे। बट द मोमेंट GST came into the picture, now the scope and use of these particular type of scripts are now very much limited. Only basically with the two purposes these script can be used. Number one, for payment of basic custom duty leviable at the time of import, right at the port. और second, जो composition fees होती है DGFT में, application fees होती है, उसको पे करने में हम लोग यूज में ले सकते हैं। Various associations, trade association, industrial association have already रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट के सर इसको आप IGST और कंपनसेशन सेस में तो एटलीस्ट यूज करने की आप परमिशन दीजिए। वी अंडरस्टैंड कि CGST और IGST में परमिशन आप नहीं दे रहे, बट एटलीस्ट इंपोर्ट पे जो IGST लगता है वहां आप यूज करने की परमिशन दीजिए। बट एज ऑन डेट दिस स्क्रिप्ट कैन बी यूज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ basic custom duty and cannot be used for the payment of IGST and compensation cess. But yes, the DGFT composition fees and application fees can be paid while using these script, right? If we talk about some feature of MEIS, Merchandise Export from India scheme, friends, DGFT में एक Appendix 3B है, आप देखेंगे, you can Google it, Appendix 3B of FTP, एक लिस्ट आएगी प्रोडक्ट्स की, गुड्स की। तो जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो Appendix 3B में कवर्ड है, उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको MEIS का बेनिफिट मिल सकता है। नोटिफाइड प्रोडक्ट है, नोटिफाइड मार्केट है, तो अगर आपका नोटिफाइड प्रोडक्ट नोटिफाइड मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली अपेंडिक्स 3B में कवर है, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा MEIS स्कीम में। जो स्कीम में इंसेंटिव मिलता है, इट इज इन फॉर्म ऑफ इन परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। यू ऑल अंडरस्टैंड FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। FOB और CIF में डिफरेंस बेसिकली ये होता है, FOB में आपका फ्लैट और इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होता, और CIF में आपका फ्लैट और इंश्योरेंस इंक्लूडिंग रहता है, राइट। तो जो FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आपका होता है, उस FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक परसेंटेज के रूप में आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यहाँ पे इशू हो जाता है। यह MEIS में जो परसेंटेज है, इट इज फ्रॉम 2 to 7%। सपोज मेरा एक्सपोर्ट जो है वो 1 करोड़ रुपए का है और 2% इंसेंटिव मिलता है, तो FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 2%, 2 लाख रुपए का मुझे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट गवर्नमेंट इशू कर देगी, DGFT इशू कर देगी, राइट। और इस स्क्रिप्ट का 2 लाख रुपए ड्यूटी तक मैं कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर सकता हूँ और उसका पेमेंट स्क्रिप्ट से कर सकता हूँ, या इस स्क्रिप्ट को मैं मार्केट में फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूँ या फिर बेच सकता हूँ। अगर हम लोग E-कॉमर्स से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोरियर या फॉरेन पोस्ट ऑफिस से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 25,000 इंडियन रुपीज तक का अगर पर कंसाइनमेंट है तो वो भी आपका MEIS स्कीम में कवर होने वाला है। वंस DGFT के सर्वर पे आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा इस स्कीम के लिए, और एक बार स्कीम का आपको लाइसेंस इशू हो गया, स्क्रिप्ट इशू हो गया, तो उसकी वैलिडिटी 24 मंथ तक है। 24 मंथ तक आप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करने में, या जिसको आप सेल कर रहे हैं वो उसको इंपोर्ट करने में यूज कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होती है इस स्कीम के लिए अप्लाई करने की, वो 12 मंथ होता है। 12 मंथ नॉट फ्रॉम द एनी ईयर, 12 मंथ फ्रॉम द बेसिकली शिपिंग बिल डेट, बट टेक्निकल टर्म में फ्रॉम द लियो डेट। लियो इज द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट।
Once at the time of export, we file the shipping bill, and at the time of import, we file bill of entry, right? So once shipping bill is filed at the time of export, और shipping bill file करने के बाद जो proper officer है, that proper officer do issue let export order, which is called as a LEO. Normally जो shipping bill के date और LEO date होते हैं normally same ही होती है, but maybe LEO date can be later issued later on, maybe 1 day, 2 day after, or in some technical problem it could take some major time also, right? So जो LEO date होती है, LEO date से 12 months के अंदर आपको अप्लाई करना है इस ड्यूटी ग्रेड स्क्रिप्ट के लिए, MEIS के लिए. आप किसी एक सिंगल इनवॉइस का भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे इनवॉइसेस को मिलाकर भी MEIS के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं. पहले EUU और SEZ को MEIS का बेनिफिट नहीं मिलता था, बट नाउ डेज दिस EUU एंड SEZ कैन आल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ MEIS. फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गुड्स का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका जो आपका पास रेमिटेंस आने वाला है वो फ्री फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, फ्री फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस की अगर आप ऑफेक कंट्रीज को, जैसे ईरान वगैरह को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑफेक कंट्री को, और पेमेंट आपका रुपीज में आ रहा है वॉस्ट्रो अकाउंट, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइप कर रखा है, वॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट आपका आ रहा है, लोकल करेंसी में आपका पेमेंट आ रहा है, तो वो उस पेमेंट के भी आपको MEIS बेनिफिट मिल सकता है. दैट इज एक्सेप्शन. अदरवाइज फ्री कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में अगर पेमेंट आ रहा है तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है. MEIS अभी तक 1920 तक का गवर्नमेंट आपको दे रही है. पहले गवर्नमेंट ने बजट कॉन्स्टेंट की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 1920 का MEIS भी होल्ड कर दिया था, बट अभी 1920 का MEIS स्टार्ट हो गया और 2021 का MEIS गवर्नमेंट ने अभी होल्ड करा है बजट कॉन्स्टेंट की वजह से. मैंने आपको बताया 2021 में भी MEIS 31 दिसंबर तक का ही है, और 1 जनवरी 21 से दिस स्कीम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय RODTEP, वो हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, राइट. गवर्नमेंट ने कोविड-19 में, जहां तक फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट फेज जो पहली लहर आई थी कोविड-19 के, फर्स्ट लॉकडाउन था, उसमें बहुत सारे बेनिफिट दिए थे, बहुत सारे टाइम एक्सटेंड किए थे, टाइमलाइन एक्सटेंड करी थी. बट सेकंड जो है, जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था, इसमें आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज किया था, तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन यहाँ बहुत ज्यादा हमको दिए नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बात करें तो केवल एक MEIS स्कीम ऐसी है जिसमें टाइम जो था 1920 का, बिकॉज बजट कॉन्स्टेंट की वजह से गवर्नमेंट ने स्कीम को बीच में बंद कर दिया था, और ये 30 सितंबर 21 तक इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1920 पीरियड के लिए. और बाकी जो सेकंड लॉकडाउन का फेज था या सेकंड वेव कोविड का है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई ज्यादा इंसेंटिव दी नहीं है इस बार MEIS के लिए पर्टिकुलरली. बहुत सारी गुड्स की एक्सपोर्ट की कैटेगरी ऐसी है जो इनएलिजिबल है, जहाँ पे एक्सपोर्ट गुड्स का है बट आपको MEIS का बेनिफिट नहीं मिल सकता. सपोज अगर आप DTA से SEZ में सप्लाई कर रहे हैं, नॉट गेट द बेनिफिट. डीम्ड एक्सपोर्ट अगर है तो उसमें आपको MEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ट्रांसशिपमेंट के थ्रू आप एक्सपोर्ट करें, बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. अगर DTA यूनिट SEZ के थ्रू एक्सपोर्ट करिए, बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला. अगर आप FTWZ क्या है, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में आपके बताऊंगा आपको क्या है, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अगर आपका FTWZ से कोई यूनिट है, वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो MEIS का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला. फ्रेंड, MEIS स्कीम को हम लोग DGFT के सर्वर पे जाके अप्लाई करेंगे. कंपलसरी रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या क्या है इस स्कीम के? नंबर 1 इज IC कोड. हमारे लिए IC कोड होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया. बिना IC कोड के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते. सेकंड, रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रखी है विच वर्क्स एंड रजिस्टर अंडर वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट. से देयर आर सम काउंसिल विद रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. देयर आर सम काउंसिल विद रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फूड. सम काउंसिल रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट, with the Ministry of Electric and Electronics. So it depends upon that the industry, the product which you belongs. So you have to register your company, your product in that particular export promotion council to which your industry and your product belongs. Say suppose आज मैं export कर रहा हूँ electronic items का, तो जो एक there is engineering council which is known as EPC, Engineering Export Promotion Council. तो मुझे EPC में जाकर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा मेरी कंपनी को. Then only I will be able to get the benefit of this foreign trade policy. So registration with the Export Promotion Council is must. It is again a new professional opportunity. हम लोग हमारे क्लाइंट के बिहाफ पे उसकी जो एंटिटी है उसको हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है. हर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अपना एक वेबसाइट है. उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मोस्टली सबका ऑनलाइन प्रोसीजर है. इन साइट पे आपको सारा प्रोसीजर मिल जाएगा. कितना फीस है, कितना आपको पेमेंट करना है उसमें, और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं. आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फीस you will get your client registered in the export promotion council, right? तो IC code mandatory है MEIS के लिए. registration with export promotion council mandatory है. Then digital signature, as I told you earlier also, digital signature आपको चाहिए class 3 digital signature with the company name, right? Then EP copy of the shipping bill. Once you are going for the export, then after export is completed,
shipping bill is being generated, right? There are several copies of the shipping bill, and one copy on the basis of which we can take the benefit of various schemes under foreign trade policy. It is called as export promotion policy. Shortly, we can say it is EP copy. So EP copy of shipping bill is a must for taking the benefit. Nowadays, it is again all online and available on the DGFT server, right? जो बैंक का सर्वर होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा. जो ऑनलाइन BRC जो होती है, ऑनलाइन BRC is like BRC, we all understand. It's a bank realization certificate. There are two types of documents, friend. If you are doing export of services, then FIRCs get generated by the bank. It is FIRC होता है export of services के केस में, foreign inward remittance certificate, और BRC which is called as a bank realization certificate, ये होता है goods का export के लिए. मतलब unless until the BRC is being issued by the bank, you cannot say that you have done with your exports and your exports proceeds and free convertible foreign exchange is being received in India. That can only be said once you have done with your BRC. और आजकल जो BRC it is again online, बैंक BRC इशू करता है, और BRC इशू करने के बाद बैंक उसको ऑनलाइन लिंक करता है DGFT के सर्वर पे, जिससे हम लोग जो भी स्कीम का बेनिफिट लेते हैं वो सर्वर पे जाकर लिंक हो जाता है, राइट? So that online BRC is mandatory. And next is proof of export. In some cases, DGFT may ask for lending certificate, which is proof of export, which is nothing more than that, a proof that your product is being delivered and landed to the particular country to whom you are planning to deliver. से जैसे इंडिया से आज मैं दुबई को गुड्स एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो जब दुबई वो गुड्स पहुंच जाएगा, दुबई के लैंड पे जाकर डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद जिस शिपिंग लाइन या जिस एयरवे लाइन के थ्रू मैंने एक्सपोर्ट किया है, वो शिपिंग लाइन या एयरवे लाइन मुझे एक लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर देगा, which will mention that these particular goods have been landed to the particular country where I was supposed to export these goods, right? So that was the mandatory checklist as far as MEIS script was concerned. So by using this checklist and by going to DGFT server, we can apply for MEIS. The benefit of the scheme is 2-7%, right? Now, important, very important. This MEIS scheme is now getting replaced with this RODTEP scheme with effect from 1st January 2021. Just give me a moment. Yes, friends. Now, I just give you basic brief that why this RODTEP scheme is being launched and what was the issue with the existing MEIS scheme. Friends, this RODTEP is like remission of duty and taxes on export product. What was the motive of the government is when government have started MEIS and SEIS scheme, the motive was just to back our exporters of goods and services from India so that their prices can be competitive in the international market. But now, when government have given that incentive, then you understand that whole world is looking towards the India, that how Indian products are getting cheaper as far as export market is concerned. So WTO have come up with a new policies, with a new scheme that you cannot directly or indirectly, you cannot refund, you cannot give an additional incentive on export, so that export product may become cheaper. So what the government have done now, as far as WTO compliance procedure is to be getting done, government ने WTO compliance करने के लिए MEIS scheme को बंद कर दिया, and then government have started with this RODTEP scheme, जिसमें RODTEP scheme में कोई भी सेंट्रल, स्टेट या लोकल ड्यूटीज, लोकल टैक्सेस जो पे किए हैं इंपोर्ट के टाइम पे और वो रिफंड नहीं मिल रहा है, तो उनको ड्यूटी रेमिशन को एक तरह से रिफंड के फॉर्म में गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है, RODTEP स्कीम. 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट ने स्कीम को एप्लीकेबल कर दिया है, और लेकिन अभी तक इसकी ड्यूटी जो रेट्स हैं वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई हैं. गवर्नमेंट ने एक जी की पिल्लई की कमेटी बनाई भी थी. कमेटी ने इंडस्ट्री सजेशन मांगा था कि किस प्रोडक्ट की क्या क्या रेट होनी चाहिए, और इंडस्ट्री ने सजेस्ट किया था कि जो MEIS में स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है 2, 3, 5%, उससे ज्यादा FOB वैल्यू परसेंटेज में उससे ज्यादा कहीं जाकर रेट इसकी होनी चाहिए. बट गवर्नमेंट ने अभी तक इस रेट को नोटिफाई नहीं किया, और एक नॉमिनल रेट से गवर्नमेंट अभी तक RODTEP लेकर चल रही है, बट अभी आप उसको स्क्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. गवर्नमेंट ने ये जरूर बोला है कि जनवरी 21 से स्क्रिप्ट आ गई है, एप्लीकेबल हो गई है, तो जनवरी 21 के बाद के जो भी एक्सपोर्ट है, अगर आपने एक्सपोर्ट करते टाइम शिपिंग बिल में अगर मेंशन किया है कि वी आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ RODTEP स्कीम, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है. इवन अगर लेट भी स्कीम की रेट्स नोटिफाई होती है तो भी जनवरी 21 के बाद के जो एक्सपोर्ट है सब में बेनिफिट आपको मिलने वाला है. इंपॉर्टेंट इज एक्सपोर्ट के टाइम पे शिपिंग बिल में डिक्लेरेशन नीड टू बी मेंशन्ड दैट यस वी आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ RODTEP स्कीम, राइट. जो स्कीम के ब्रॉड प्रोविजन में आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, कि इस स्कीम में जो एक्सपोर्टर है वो एक डिक्लेरेशन क्लेम देगा, डिक्लेरेशन फॉर्म में देगा, शिपिंग बिल में डिक्लेरेशन एक आएगा कि वी वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस
RODTEP स्कीम। और डिक्लेरेशन देने के बाद जैसे ही एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल हो जाएगा और ये स्कीम का बेनिफिट ऑलरेडी कस्टम आपका प्रोसेस कर देगा। फ्रेंड बिलीव मी, अर्लियर DGFT वाज द अथॉरिटी बिहाइंड दिस स्कीम, MEIS, SES ऑल इंसिडेंट। नाउ द मेजर रोल is going to played by the custom authorities, right? कस्टम जैसे EGM फाइल करेगा आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, और जो शिपिंग बिल है आपके इंडिविजुअल शिपिंग बिल है आपको सर्वर में दिख जाएंगे। आपका जो आइस गेट पे सर्वर है, आइस गेट इज अगेन ए कस्टम्स वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, कस्टम डिपार्टमेंट, जहां आपको आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारा डेटा आपको दिखेगा। आइस गेट, ICEGATE, आप आइस गेट वेबसाइट को ऑन कर सकते हैं और आपके IC कोड से आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। आपको अपने आइस गेट पे जाके एक RODTEP का क्रेडिट लेजर बनाना पड़ेगा। उस लेजर को बनाने के बाद आप देखेंगे कि जो भी शिपिंग बिल आपने एक्सपोर्ट किए हैं जिसमें आपने RODTEP का बेनिफिट लेने का इंटेंट किया है, वो सारे शिपिंग बिल आपको RODTEP लेजर में, क्रेडिट लेजर में जो आपका आइस गेट सर्वर पे होगा वहां पे आपको दिख जाएंगे। और लेजर में ऑप्शन में जाकर आपको शिपिंग बिल दिख रहे हैं, आप जो जो शिपिंग बिल को यूज करके अपना स्क्रिप्ट जनरेट करना चाहते हो उन शिपिंग बिल को आप सेलेक्ट करो एंड यू कैन जनरेट योर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद फिर वो DGFT का काम शुरू होने वाला है। देन दैट स्क्रिप्ट, once you will generate the script, that script will be available on the DGFT पोर्टल, राइट? उस पोर्टल से आप स्क्रिप्ट को, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट को, राइट? पर अभी गवर्नमेंट ने इसको प्रोसीजर को नोटिफाई नहीं किया है कि गवर्नमेंट किस प्रोसीजर से आगे स्क्रिप्ट को इसमें अलाउ करने वाली है। केवल गवर्नमेंट ने ये बना दिया है कि RODTEP लेकर आ रहे हैं एंड हाउ RODTEP इज गोइंग टू वर्क, राइट? इशुएंस ऑफ स्क्रिप्ट का जो वर्क है वो अभी तक गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं किया, मे बी वेरी सून, बिकॉज 15 दिन पहले भी जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनका एक ट्वीट भी आया था और प्रेस रिलीज भी आई थी कि मे बी in this month of June itself we are going to come up with a detailed procedure and rates of RODTEP। तो मे बी गवर्नमेंट 30 जून से पहले शायद रेट लेकर आ सकती है। अब इस स्कीम में जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम क्या हो रही है फ्रेंड्स बता दूं मैं आपको। द मेन इशू इज ऑफ फिक्सेशन ऑफ रेट। गवर्नमेंट चाहती है कि 0.2%, 0.5, 0.7 इंडस्ट्री वाइज जो ड्यूटी ड्रॉबैक की नॉमिनल से रेट थी सेम वैसे RODTEP की गवर्नमेंट रेट इसमें फिक्स कर दे, राइट? 0.2 से 0.7% समवेयर। जैसे मोबाइल का अगर हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने 0.2 से 0.7 के बीच में कोई रेट फिक्स करने की वर्किंग करे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मोबाइल के लिए। बट अगर हम लोग इंडस्ट्री सेगमेंट की बात करते हैं या जो इंडियन सेलुलर एसोसिएशन की बात करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को जो रिकमेंड किया वो किया स्मार्टफोन पे 2%, फीचर फोन पे 2.4, टैबलेट्स पे 2%, बैटरी चार्जर पे 3.4 एंड सो। तो गवर्नमेंट के लिए वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये हो रहा है किस प्रोडक्ट पे कितनी रेट नोटिफाई करें। इट्स अगेन ए चैलेंज बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी कोर्ट में भी चली गई है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी, कि एटलीस्ट जो MEIS बेनिफिट मिलता था उतना बेनिफिट तो हमको RODTEP में कंटिन्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब गवर्नमेंट की परेशानी है, गवर्नमेंट कैसे आने वाली है, एंड बिलीव मी दिस मैटर इज गोइंग टू बी लिटिगेशन। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि क्या रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करने वाली है, और जिन लोगों को MEIS से नुकसान हो रहा है यहाँ पर RODTEP में डेफिनेटली कोर्ट में लोग जाने वाले हैं इसको। तो इट्स अगेन ए चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, बट दिस RODTEP स्कीम इज अगेन ए वेरी गुड स्कीम विच वी कैन इंट्रोड्यूस विद आवर क्लाइंट्स, और जो क्लाइंट्स बेनिफिट नहीं ले रहे हैं हम लोग एड ऑन करके क्लाइंट को बेनिफिट दिला सकते हैं स्कीम्स का, राइट? तो दिस RODTEP is a replacement scheme for MEIS, merchandise export from India schemes, right? Now friends, let's discuss about this SEIS scheme, which is nothing other than service export from India scheme. जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने पर देखा था कि MEIS स्कीम में that is there is appendix which is called as appendix 3B। अगर आपका प्रोडक्ट appendix 3B में लिस्टेड है और जो नोटिफाइड कंट्रीज, नोटिफाइड मार्केट है उनमें अगर आपका एक्सपोर्ट होता है देन यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ MEIS। हम लोग अगर SEIS की बात करते हैं तो यहाँ अपेंडिक्स 3D है। अगर आपकी सर्विसेज अपेंडिक्स 3D में नोटिफाइड है तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसकी। फ्रेंड बिलीव मी, अपेंडिक्स 3D इज हैविंग अ वास्ट स्कोप। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, IT and IE services, civil construction services, many services are covered there in this SEIS, hotel services, tour operator services, travel agent services, many services are covered there in SEIS। और आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं इस स्कीम का, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर वो उस लाइन में बेनिफिट वो ले सकते हैं इसका। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल अभी 1920 का अप्लाई कर सकते हैं, आप 18, 19, 1920 का इस स्कीम में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एलिजिबिलिटी है फ्रेंड की टर्नओवर जो है आपका फ्री फॉरेन एक्सचेंज से वो मिनिमम $15,000 होना चाहिए लास्ट ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। कॉर्पोरेटरशिप अगर है तो $10,000 में भी आपका काम हो सकता है। ये टर्नओवर होने के बाद ही आपको SEIS स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, राइट? यहाँ बेनिफिट की जो रेंज मिलेगी वो नेट फॉरेन एक्सचेंज का परसेंटेज रहने वाला है 3 से 5% ऑफ नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड।
अगर हम लोग ग्रॉस अर्निंग जितना फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं उसमें से जितने टोटल एक्सपेंस हमारा आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, वो अगर लेस कर डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जहाँ गुड्स के एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे वहाँ हम लोग केवल एफओपी की बात करते हैं, राइट, लेकिन ये हम लोग बात करते हैं नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की। तो अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो ज्यादती है, आप गुड्स के एक्सपोर्ट में तो जो इम्पोर्ट पे फॉरेन करेंसी जा रही है वो तो आप लेस नहीं कर रहे, आप केवल एक्सपोर्ट का परसेंटेज दे रहे हो, और सर्विस के एक्सपोर्ट में आप उसको नेट कर रहे हो कि जो आपने एक्सपोर्ट से अर्न किया फॉरेन एक्सचेंज और जो आपने सर्विसेज या गुड्स के इम्पोर्ट पे कर दिया उसको आप लेस कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ऐसे इस स्कीम को जो मेन बेनिफिट उठाते हैं वो उठाते हैं होटल्स, राइट, ट्रेवल एजेंट्स या कंसल्टेंट्स। होटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, होटल्स में अगर आप लोग बोलेंगे सर होटल्स तो सर्विस का एक्सपोर्ट करता ही नहीं है, तो होटल्स को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है इसका? फ्रेंड्स, जो फॉरेन टूरिस्ट होटल्स में आते हैं या जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, टूरिस्ट पर्पज के लिए आ रहे हैं, वो जब भी पेमेंट देते हैं होटल में आके अपना कार्ड, फॉरेन जो करेंसी का कार्ड है वो स्वैप कराते हैं या अपने फॉरेन के अकाउंट से पेमेंट देते हैं। तो फॉर ऑल दीज पेमेंट्स जो बैंक है वो FIRC इशू करता है। द मोमेंट वी गॉट द FIRC वी विल बी एलिजिबल टू टेक दिस SEIS बेनिफिट, राइट। तो जितना भी हम लोग फॉरेन कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में आ रहा है और जिसके लिए बैंक FIRC इशू कर रहा है, चाहे वो फॉरेन करेंसी के कार्ड से पेमेंट हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या उनके फॉरेन अकाउंट से पेमेंट आ रहा है, या वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट भी कर रहे हैं और बैंक FIRC इशू कर रहा है, तो अगेन इस केस में सर्विस के एक्सपोर्ट का बेनिफिट उनको मिलेगा और इसको फ्री फॉरेन एक्सचेंज माना जाता है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आती है? गिव यू एग्जांपल ऑफ ए होटल। एक होटल ने पूरे साल भर में 10 करोड़ का फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, 10 करोड़ का 5% बेनिफिट उनको मिलने वाला था। पहले बेनिफिट का 10% था, 10% था, अभी उसको 3 से 5% है, कुछ किसी 7% कर दिया। उस समय 10% बेनिफिट मिलता था। होटल ने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट किया एक साल में, फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया 10 करोड़ का, उसका 10% बेनिफिट उन्होंने क्लेम कर लिया 1 करोड़ रुपए, राइट। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ले लिया, स्क्रिप्ट को यूज कर लिया, उन्होंने यूज कर दिया या ट्रांसफर कर दिया। जब गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक अभियान चलाया, एक एनालिसिस किया कि कितने लोगों ने ऐसी स्कीम को यूज किया और कितने लोगों ने इसका बेनिफिट लिया और कितना फ्री फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में अर्न हुआ और कितना इंपोर्ट इंडिया में आया उन पर्टिकुलर लोगों ने कितना फ्री फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर लेकर गए, तो एक सरप्राइजिंग डाटा आया कि जो नेट जो फ्लो था वो नेगेटिव था। से अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट 100 का हुआ है तो जो लोग सर्विस का एक्सपोर्ट दे रहे हैं उन्हीं पर्टिकुलर लोगों ने 120 रुपए का इंडिया में इंपोर्ट कर लिया। तो गवर्नमेंट वॉज वेरी मच सरप्राइज कि 100 रुपीज पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10% से 10 रुपीज इंसेंटिव दे दिया, जबकि एक्चुअल में जो फ्लो हो रहा है इट इज लाइक आउटफ्लो, इट्स ए नेगेटिव, तो बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। बाद में गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया है, नाउ दैट फ्री फॉरेन एक्सचेंज इज बीइंग चेंज टू नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। और आज की डेट में कोई नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अगर आपको होगा, ग्रॉस अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में से टोटल एक्सपेंसेस जो रेमिटेंस के हैं वो लेस करने के बाद, तो नेट अर्निंग पे आपको स्पेसिफिक परसेंटेज जो है बेनिफिट मिल जाएगा SEIS स्कीम का। इस स्कीम के लिए MEIS में हम लोग सिंगल शिपिंग बिल का भी अप्लाई कर सकते थे, सिंगल इनवॉइस का भी अप्लाई कर सकते थे। टाइम लिमिट है 12 मंथ फ्रॉम द शिपिंग बिल डेट, लियो डेट, या टाइम लिमिट है हमारे पास ईयर खत्म होने से 12 मंथ, मतलब दिस एप्लीकेशन इज टू बी अप्लाइड ऑन एनुअल बेसिस, राइट। जो एप्लीकेशन इशू होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा स्क्रिप्ट का, वो हमको किसी भी EDI पोर्ट पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर EDI पोर्ट पर रजिस्टर करा दिया उसके बाद आप किसी पोर्ट पे उसके अगेंस्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट की वैलिडिटी 24 मंथ्स है, चाहे वो MEIS हो चाहे SEIS हो। 24 मंथ में अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो ये स्क्रिप्ट जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। और 12 मंथ मैं बता दिया आपको, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 12 मंथ के अंदर अंदर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। कोविड में रिलैक्सेशन कुछ दिया था SEIS में, बट जो सेकंड लॉकडाउन था उसमें कोई बेनिफिट इन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा दिया नहीं है SEIS स्कीम के लिए। अब SEIS के इनएलिजिबल कैटेगरी कौन कौन सी? फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट 2 कैटेगरीज ऐसी है जो इनएलिजिबल। नंबर 1, कुछ लोगों ने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है, कुछ लोग फॉरेन करेंसी में डोनेशन ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एग्जामिन किया कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन SEIS के लिए आ गई जिसमें एक्चुअली में सर्विसेज का एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, बट फॉरेन करेंसी में लोगों ने लोन ले रखा था या फॉरेन करेंसी में लोगों ने डोनेशन रिसीव कर रखा था और दे हैव अप्लाइड अगेंस्ट दैट अमाउंट फॉर द SEIS स्कीम। देन गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया अगर आपने फॉरेन करेंसी में अर्न किया है किसी डिफरेंट तरीके से, कोई आपका इक्विटी का अमाउंट आ गया, कोई आपका लोन का अमाउंट आ गया, कोई डोनेशन आ गया, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको SEIS का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, राइट फ्रेंड। तो ये सब गवर्नमेंट ने ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया इन कैटेगरीज को जिन पे आपको SEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। SEIS के लिए मैंडेटरी जो चेकलिस्ट है वो अगेन IC कोड आपको चाहिए होगा, डिजिटल सिग्नेचर विद द क्लास 3 विद द नेम ऑफ द कंपनी, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस जो आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है वो आपको चाहिए होगी,
कॉपी ऑफ FIRC फ्रॉम बैंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती है, सर हम लोग सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं एंड वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ द SEIS, तो हम लोग ले सकते हैं क्या? मालूम चलता है कॉमनली कि सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं 8 साल 10 साल से, बट IC कोड नहीं ले रखा अभी तक। तो जब तक आप IC कोड नहीं लोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। IC कोड लेने के बाद ही जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसी भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो दैट इज अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपके जो असेसीज हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का और जिनके पास अभी तक IC कोड नहीं है, बिकॉज मैंडेटरी नहीं है, बट बेनिफिट लेना है स्कीम का तो रिक्वायर्ड है, तो आप प्लीज उनको IC कोड मैंडेटरी दिला दीजिए ताकि स्कीम का बेनिफिट वो लोग ले सके। और जो लास्ट इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए दैट इज अगेन रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। यस, लाइक गुड्स, in the case of services also there are a lot of export promotion council with which we have to get registered. If we talk about one important council for services, it is SEPC, Service Export Promotion Council, जहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। If you talk about the hotel, it's a Hotel Export Promotion Council, अगर आप होटल में हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो एनी ऑफ द रेटेड काउंसिल जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, ओनली आफ्टर दैट DGFT will give the benefit of the scheme to you, right? So that we have discussed from till now, SEIS related to the export of services and MEIS related to the export of goods, right? Now let's discuss another beneficial scheme under this FTP. It is called as a status holder certificate. Friend, believe me, it's again a special privilege scheme which is available to the large exporter. गवर्नमेंट ने क्या किया है फ्रेंड, आपके करंट ईयर का प्लस पिछले 3 साल का अगर एक्सपोर्ट आपका पर्टिकुलर एक जो लिमिट जो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उससे अगर ज्यादा है, से $3 मिलियन, अगर पर्टिकुलर आपका लिमिट उससे ज्यादा है तो उस केस में क्या करना है, गवर्नमेंट ने आपको बोला उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट को स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के लिए। स्टेटस होल्डर का मतलब गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज यू एज ए स्टेटस होल्डर, एज ए एक्सपोर्ट हाउस, और उसके बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट आपको हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि आपका जो टर्नओवर है मिनिमम 2 साल का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपको रिक्वायर्ड है, करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर में, टोटल 4 फाइनेंशियल ईयर हैं। इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स में से कम 2 साल में आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये स्कीम 31 मार्च 2021 तक गवर्नमेंट ने एंड कर दी थी, बट या फिर 5 साल जब आपको सर्टिफिकेट मिला एक्सपोर्ट हाउस का, बट अभी पॉलिसी सितंबर 21 तक एक्सटेंड गवर्नमेंट ने कर दी है, राइट? अब कैटेगरी क्या है, मिनिमम जो टर्नओवर रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स वो रिक्वायर्ड एज आई टोल्ड यू $3 मिलियन करंट फाइनेंशियल ईयर का प्लस प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का। If your turnover is more than $3 मिलियन, then you can apply to the DGFT for status holder certificate. And with this basic minimum limit, you will get this 1-star export house. अगर $25 मिलियन आपका हो जाता है टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, देन आपको 2-स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिल सकता है। 100 मिलियन का 3-स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 500 4-स्टार एंड 2000 5-स्टार मिल सकता है, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस फ्रेंड ऐसी है, गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट आपको दिया, गवर्नमेंट बोलती है इफ यू आर ए MSME और यू आर ए agro-based industry or you work in the northeastern area, right, or you are having this ISO or BIS, उस केस में double weightage will be count. Double weightage for initial entry only. It means if turnover over current financial year plus previous 3 financial year will be equivalent to $1.5 million, then that $1.5 million will be treated and counted as $3 million because you will be getting a double weightage, 200% weightage आपको मिल जाएगा। बट ये अदर कैटेगरी के लिए नहीं है कि आपका अगर टर्नओवर $500 मिलियन हो, आप बोलो कि डबल वेटेज काउंट करके 1000 हो जाएगा, हमको 1000 बेनिफिट मिलना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट ओनली फॉर इनिशियल एडमिशेबल कैटेगरी। $3 मिलियन का पूरा करने के लिए डबल वेटेज गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है। अच्छा, एक और चीज, स्मार्टली वी ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वी डू प्लानिंग फॉर अवर क्लाइंट। हम लोग एक बार स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करते हैं कि सर हमारा क्लाइंट जो है वो ISO भी है और उसको MSME भी है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही में काम करता है और नॉर्थ ईस्ट में वो उसका एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या ये मुझे 25 का 1 हो जाएगा, मतलब मुझे 4 टाइम वेटेज मिलने वाला है क्या? इसका नहीं मिलने वाला फ्रेंड, ध्यान रखना। केवल एक ही बार वेटेज मिलने वाला है। आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी का एक ही बार वेटेज क्लेम कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा और कंडीशन क्या है कि स्टेटस होल्डर का बेनिफिट आपको मिले एक IC, इट्स अगेन IEC बेस। आप एक IC को दूसरे IC से मर्ज नहीं कर सकते कि सर हम सेम ग्रुप कंसर्न है, दोनों IC को मर्ज करके टर्नओवर जो आ रहा है उससे फिर हम लोग एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट, यू कैन नॉट डू दिस, राइट? दैट यू हैव टू बी टेकन केयर। अब इंपॉर्टेंटली ये है कि एक्सपोर्ट हाउस तो हम लोग ले लिया या हम लोग ले लेंगे, उसके एडवांटेज क्या मिलने वाले हैं फ्रेंड्स? तो इंपॉर्टेंट एडवांटेज मैं आपको ब्रीफ करता हूँ एक्सपोर्ट हाउस का। नंबर 1, जो भी कस्टम क्लियरेंसेस आप करेंगे एक्सपोर्ट का या इम्पोर्ट का, वो सब सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप कोई भी इम्पोर्ट कर रहे हैं और कस्टम को डाउट हुआ आपके प्रोडक्ट के बारे में,
नेचर प्रोडक्ट के बारे में जो आपने डिक्लेयर किया है, तो कस्टम नॉर्मली माल आपको रोक लेता है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती आपका माल कस्टम में पड़ा रहता है, डैमेजेस भी लगे रहते हैं, कस्टम क्लियर भी नहीं करता और गुड्स में डिले होता है आगे सप्लाई में, वो लगे। बट अगर आप एक्सपोर्ट हाउस हो तो गवर्नमेंट आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्लियर करेगा, आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को होल्ड नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। एक इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज सियोन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको एडवांस ऑथराइजेशन में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने वाले हैं और उस एक्सपोर्ट के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए, इस रॉ मटेरियल को हमको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना है, तो आपको गवर्नमेंट को मालूम कैसे चलेगा कि किसी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना वेस्टेज जाएगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फिक्स कर रखे हैं। तो इनपुट आउटपुट नॉर्म्स अगर आपका फिक्स नहीं है और आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया उस प्रोडक्ट के लिए, तो इट टुक सेवरल ईयर्स, मे बी 2 years, 5 years, 7 years, 10 years to fix the particular input output norms of that product. The procedure is so lengthy, so long. But अगर आप एक्सपोर्ट हाउस हैं तो उस केस में केवल 60 days में ही कंपल्सरी गवर्नमेंट को आपका इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कमेटी को फिक्स करना पड़ेगा। अनदर बेनिफिट इज, जितनी भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्कीम है जिसमें आप प्री एक्सपोर्ट स्टेज बेनिफिट ले रहे हैं, प्री एक्सपोर्ट का मीन्स बेनिफिट आप आज की डेट में ले रहे हैं और एक्सपोर्ट करेंगे बाद में, इन सब में आपको गवर्नमेंट को बॉन्ड और बैंक गारंटी देनी पड़ती है, राइट, ताकि गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर कर सके फ्यूचर में आप जो एक्सपोर्ट कंप्लाइंसेस है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, उसको आप पूरा कर सके। उसके लिए बैंक गारंटी आपको देनी पड़ती है। पर अगर आप एक्सपोर्ट हाउस हैं उस केस में देयर इज नो नीड टू गिव एनी बैंक गारंटी, केवल आप एक कॉर्पोरेट गारंटी देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। तो बैंक गारंटी लिमिट सैंक्शन कराना, उस पर जो चार्जेस, बैंक गारंटी कमीशन लगना, इन सब से बेनिफिट आपके क्लाइंट को मिल सकता है अगर एक्सपोर्ट हाउस उसके पास में है तो, राइट। इसके अलावा अगर जो क्लाइंट एक्सपोर्ट करता है वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू जाते हैं, तो बैंक अलग अलग चार्जेस लेते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को कस्टमर तक भेजने के लिए। अगर एक्सपोर्ट हाउस है तो डायरेक्टली जो आपका क्लाइंट है डायरेक्टली वो कस्टमर को डॉक्यूमेंट भेज सकता है और कोई जरूरत नहीं है इसमें आगे बैंक के डॉक्यूमेंट्स को भेजने की। तो बेसिकली ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं स्टेटस होल्डर के। एक बेनिफिट और है, वो ब्रीफ करना चाहूंगा कि एक हमको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना पड़ता है, राइट। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करने की जो जिम्मेदारी है नॉर्मली चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनको गवर्नमेंट ने दे रखी है। अगर आप एक्सपोर्ट हाउस हो तो आप लोग अपना सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर सकते हैं। इट इज अगेन ए बेनिफिट अवेलेबल फॉर द स्टेटस होल्डर। तो अगर कोई भी क्लाइंट आपका ऐसा है, कोई एसएसी आपका ऐसा है जो इस कैटेगरी में फॉल करता हो, जिसका टर्नओवर $3 million या उससे ऊपर हो करंट ईयर प्लस प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का, और जिसका मिनिमम 2 साल का एक्सपोर्ट में प्रेजेंस होना जरूरी है, तो वो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट ले सकता है, एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट ले सकता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। That's what we have discussed all about the export house and status holder incentive scheme, right? Next beneficial scheme, friends, we are going to discuss is duty-free import of input, advance authorization scheme हम लोग इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कुछ बेनिफिट्स हमको प्री एक्सपोर्ट स्टेज पे मिलते हैं और कुछ बेनिफिट हमको पोस्ट एक्सपोर्ट स्टेज पे मिलते हैं। तो ये जो बेनिफिट है ये मिलता है हमको प्री एक्सपोर्ट स्टेज पे। इट मीन्स एक्सपोर्ट हम लोग बाद में करने वाले हैं, हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चर करके उसका एक्सपोर्ट करेंगे। पर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या रॉ मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है? सपोज आज मैं इस कैलकुलेटर का एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे कितना प्लास्टिक चाहिए, मुझे कितना रबड़ चाहिए, मुझे कितना और मटेरियल चाहिए, उन सबको एक लिस्ट बना के स्टैंडर्ड सियोन जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो अवेलेबिलिटी है वो गवर्नमेंट मुझे आज एडवांस में अलाउ कर देगी कि इतना रॉ मटेरियल आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, और फ्यूचर में आप उसका एक्सपोर्ट कर देना। अब 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ड्यूटी फ्री अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बना रखे हैं कि मैं 100 किलो अगर आज प्लास्टिक यूज करूंगा तो मुझे कितना, उसमें से कितना किलो स्क्रैप और वेस्टेज लेस करने के बाद फिनिश गुड्स मिलने वाला है, तो वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 2, मुझे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा अगर मेरी कैटेगरी ऐसी है जिसका इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बना हुआ नहीं है। तो ये दोनों को फॉलो करने के बाद मुझे गवर्नमेंट क्या कर देगी, एक्सपोर्ट करने के लिए जो फिनिश गुड्स है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दे देगी। गवर्नमेंट कंडीशन लगाने वाली, गवर्नमेंट कंडीशन क्या लगाएगी आपको कि आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। कितना वैल्यू एडिशन गवर्नमेंट मानती है आपसे? मिनिमम 15%। अगर टी है तो टी के केस में 50%। एंड व्हाट इज वैल्यू एडिशन फ्रेंड? इट इज नथिंग मोर देन डिफरेंस बिटवीन द एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। से अगर आपका सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट 100 रुपीज है तो 15% प्लस करके ही आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 115 होना चाहिए, इतना वैल्यू एडिशन मिनिमम आपको गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है। देन ओनली यू विल एंटाइटल टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी टेक्निकल चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आप डीजीएफटी के सर्वर पे जब अप्लाई करेंगे एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एक्सपोर्ट करने से पहले, तो आपने जो रॉ मटेरियल के डिटेल्स डाले हैं वहाँ पे
टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आपने रॉ मटेरियल का वहां पे डाला है, सेम रॉ मटेरियल का डिस्क्रिप्शन जब आप लोग DGFT का सर्वर से एप्लीकेशन लेने के बाद, एडवांस ऑथराइजेशन इश्यू होने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का, तो कस्टम में जब आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे, शिपिंग बिल फाइल करते समय जो डिटेल आपको फिल करने हैं वो डिटेल सेम होने चाहिए जो आपने एडवांस ऑथराइजेशन लेते समय DGFT को सबमिट किए थे। सेम रॉ मटेरियल का डिस्क्रिप्शन अगर वो चेंज हो गया तो गवर्नमेंट ये मानेगी नहीं कि आपने एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट कर दिया, और एडवांस ऑथराइजेशन के एक्सपोर्ट नहीं किया तो जितना ड्यूटी बेनिफिट आपने लिया है, ड्यूटी बेनिफिट विद इंटरेस्ट एंड विद पेनल्टी पे ऑफ करने की जिम्मेदारी और लायबिलिटी आपकी हो जाएगी, राइट। एडवांस ऑथराइजेशन जो इश्यू करने का टाइम जो गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है, जो जितने टाइम तक वैलिडिटी रहती है वो 12 मंथ्स रहती है। एक बार इश्यू हो गया उसके बाद 12 मंथ तक आप उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे आप सबको पता है गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को लेकर चल रही है, तो मेक इन इंडिया के केसेस में गवर्नमेंट जो इंडिजिनियस सप्लायर है, इंडिजिनियस सप्लायर का मतलब मैंने एडवांस ऑथराइजेशन ले लिया, एक्सपोर्ट करूंगा आगे गुड्स का मैन्युफैक्चर करने के बाद। अब जरूरी नहीं है कि मैं एडवांस ऑथराइजेशन को यूज करके आगे इंपोर्ट ही करूं, मैं उस एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट भी कर सकता हूँ, एंड इट विल सप्लाइड अगेंस्ट डीम्ड एक्सपोर्ट, जो सेक्शन 147 हमने पढ़ा था वहां पर, तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। पहले कवर नहीं था, पहले सप्लाई में हमको ड्यूटी लगती थी, बट अभी हम लोग एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें जो IGST लगने वाला है जो इंपोर्ट पे वो नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट उसमें मिलने वाला है। अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के केस में जो IGST लग रहा है, उसके अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब उसमें लगने वाला है, बट IGST और कंपनसेशन सेस आपको पे करके आपको बेनिफिट उसमें लेना पड़ेगा। इंडिजिनियस आप प्रोक्योर कर रहे हो तो डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट आप इसमें से क्लेम कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस की और क्या रिक्वायरमेंट है एडवांस ऑथराइजेशन की, क्या क्या फर्दर कंडीशंस आपको चाहिए फ्रेंड्स। तो एडवांस ऑथराइजेशन अभी EU से भी बेनिफिट ले सकता है, आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया और आइटम जो है आपका वो EU से सप्लाई हो रहा है तो आप यू कैन टेक इट, आप SEAT से भी ले सकते हो, राइट। जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है, और जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है वो अगेन जो कंडीशन मैंने आपको पहले ब्रीफ करी थी, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिलनी बहुत जरूरी है, और जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो आपको 18 महीने में पूरा करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका एडवांस ऑथराइजेशन में जो ड्यूटी बेनिफिट आपने लिया था, उस ड्यूटी बेनिफिट को आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट एंड विद पेनल्टीज इन सम केसेस, राइट। दैट वाज अबाउट एडवांस ऑथराइजेशन। कुछ केसेस में एडवांस ऑथराइजेशन हमको एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए भी मिलता है, जिसमें सालाना आप ले लो 1 करोड़ रुपए तक लिमिटेड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, राइट। अब हम लोग हाथों हाथ ही यहाँ DFIA को भी डिस्कस कर लेंगे, एडवांस ऑथराइजेशन के साथ में DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड? एडवांस ऑथराइजेशन आपको मिलता है प्री एक्सपोर्ट स्टेज पे, मुझे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, मैं अभी बेनिफिट ले लूंगा, अभी गवर्नमेंट से DGFT से इशू करवा के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लूंगा रॉ मटेरियल्स का, और उसके बाद मैन्युफैक्चर करूंगा और आगे एक्सपोर्ट करने वाला। तो जो एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम है ये मिलती है आपको प्री एक्सपोर्ट स्टेज पे। नाउ अब मैं बात करता हूँ DFIA की, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये आपको मिलता है पोस्ट एक्सपोर्ट, मतलब पहले आप एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट करने के बाद उस एक्सपोर्ट मटेरियल में जितना कंटेंट इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का था, उस इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल के कंटेंट की इक्वल आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट आपको दे देगी, और जो लाइसेंस इशू करेगी इट विल बी कॉल्ड एज DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, राइट। आपने देखेंगे जैसे DFIA में आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाता है, IGST कंपनसेशन सेस आपको पे करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पे इशू होता है, पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करने से पहले। वैल्यू एडिशन हमने देखा था एडवांस ऑथराइजेशन में 15% था, यहाँ 20% है। एडवांस ऑथराइजेशन वाज इशूड ऑन एंड यूजर बेस्ड कंडीशन। फ्रेंड्स, व्हाट इज एंड यूजर बेस्ड कंडीशन का मतलब? इट्स नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना है तो आपको खुद को यूज करना पड़ेगा एडवांस ऑथराइजेशन। बट DFIA के केस में क्योंकि आप पहले एक्सपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इट इज अगेन ट्रांसफरेबल, आप आगे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट DFIA इज ऑल अबाउट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस ऑथराइजेशन। यहाँ टाइम लिमिट जो है आपके पास 12 मंथ है। आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे और आपकी फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा DFIA का, उसे 12 मंथ्स के अंदर आपको एक्सपोर्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो आप एक्सपोर्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट करते समय आपको DFIA का फाइल नंबर और शिपिंग बिल डिटेल में सब में आपको मेंशन करना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट DFIA व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। It is almost same as advance authorization. Two things are different. Advance authorization pre-export है, post-export है. Value addition वहाँ 15% है और यहाँ 20% है. That's it. अभी हम लोग नेक्स्ट स्कीम में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ऑब्लिगेटेड में नहीं लेके जा रहा,
एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको स्कीम का दे रहा हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्कीम इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स which is EPCG scheme. Friends, what is the EPCG scheme and how it is popular? This is popular amongst the manufacturer of goods in India as well as service provider in India. इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के सर्विस प्रोवाइडर है वो कैपिटल गुड्स यूज करेंगे और इन कैपिटल गुड्स को यूज करके फ्यूचर में वो अपने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, देन एक्सपोर्ट्स करेंगे, या फिर उन कैपिटल गुड्स को यूज करके सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स करेंगे और फ्री कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लेकर आने वाले हैं। उसके लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव ये स्कीम देती है कि अगर आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आपको कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो एज एन डेट करेंटली आप इंडिया में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन क्या है, जितना इम्पोर्ट ड्यूटी आपने यहाँ पे सेव किया है उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कितने टाइम में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? नेक्स्ट 6 ईयर्स में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। 6 टाइम ऑफ ड्यूटी सेव need to be exported within next 6 years, right? और जो टाइम लिमिट है यहाँ पे लाइसेंस इश्यू होने के बाद वो 18 मंथ है। 18 मंथ्स में लाइसेंस को आप यूज कर सकते हो। इस लाइसेंस के अगेंस्ट में सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स का आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, दैट विल नॉट बी अलाउड। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के लिए जो रखा है प्रोविजन, उसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो 6 टाइम है, अगर आप मेक इन इंडिया यानी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट आप लेते हो कि डोमेस्टिक पर्सन से परचेज कर लेते हो इंपोर्ट करने की जगह, डीम्ड एक्सपोर्ट में सप्लाई ले लेते हो, तो वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका 100 की जगह 75% ही हो जाएगा, यानी 6 टाइम की जगह आपको 6 टाइम का 75% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। और जब आपने एक्सपोर्ट पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद आपको DGFT में अप्लाई करना पड़ेगा इस लाइसेंस के रिडेम्पशन के लिए कि ऑल द लायबिलिटीज टुवर्ड दिस लाइसेंस हैव बीन कंप्लीटेड नाउ, राइट। और इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट शुड बी रिसीव इन द फ्री फॉरेन एक्सचेंज। पहले जब ये स्कीम आई थी GST लागू होने के बाद, तो केवल BCD का बेनिफिट आपको मिलता था, IGST बेनिफिट मिलता था। उसके बाद से IGST इज ऑल्सो एग्जाम, नोटिफिकेशन 79-17 से IGST भी अगर आपका लग रहा है तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा इंपोर्ट करते टाइम में, अगर आप EPCG के अगेंस्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं तो, राइट। और मैंने बताया आपको जो डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट है आपको सेक्शन 147 में रूल 89 जो आप देखोगे नोटिफिकेशन 49 में मिलेगा आपको। तो डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है EOU में, EPCG ऑथराइजेशन में, दैट यू विल आल्सो गेट हियर, राइट। यानी आगे आप डोमेस्टिक सप्लायर से भी सप्लाई ले सकते हो अगेंस्ट डीम्ड एक्सपोर्ट। EPCG के साथ में एक स्कीम पोस्ट एक्सपोर्ट EPCG स्क्रिप्ट भी है। जो प्री एक्सपोर्ट EPCG स्कीम थे जो हमने डिस्कस किया, वहां हम लोग एक्सपोर्ट बाद में करेंगे, बेनिफिट पहले ले रहे हैं। बट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आपको बैंक गारंटी सबमिट करनी पड़ती है कस्टम्स में। पोस्ट एक्सपोर्ट स्टेज में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद आप बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको कोई बैंक गारंटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो पहले वाले केस में था और जो सेकंड केस में उसका 85% ही आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने के बाद पोस्ट एक्सपोर्ट EPCG लेना चाहते हैं तो स्कीम का बेनिफिट भी अपन ले सकते हैं। बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा, बैंक गारंटी नहीं है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में रिडक्शन है और ट्रांसफरेबिलिटी भी, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये स्क्रिप्ट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। EPCG स्क्रिप्ट जो थी, ये EPCG स्क्रिप्ट ट्रांसफरेबल नहीं है, इट इज इशूड ऑन द एक्चुअल यूजर बेस्ड कंडीशन। जिसने लाइसेंस लिया उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है। तो EPCG इज अगेन ए पॉपुलर स्कीम। जो सर्विस के एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे होटल्स हैं, आज आप होटल्स में देखोगे जितने भी आपके मार्बल्स हैं, ग्रेनाइट्स हैं, टाइल्स हैं, इवन शैंडलियर्स हैं, लाइटिंग्स हैं, किचन इक्विपमेंट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, कारपेट्स हैं, ये सब चीजें आपके जो हैं ये इम्पोर्ट आ रहा है EPCG स्कीम में अगेंस्ट ड्यूटी फ्री। अगर आपके कोई क्लाइंट्स इस फील्ड में है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, या से आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर, जो गारमेंट की आपको वीविंग मशीन चाहिए, आपको सीइंग मशीन चाहिए, जो मशीन चाहिए आपको आगे आप एक्सपोर्ट करने वाले, तो मशीन आप ड्यूटी फ्री EPCG स्कीम में इंपोर्ट कर सकते हैं या डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में कर सकते हैं अगेंस्ट डीम्ड एक्सपोर्ट। कोविड टाइम में गवर्नमेंट ने EPCG में रिलैक्सेशन दिया था, बट जो सेकंड लॉकडाउन था इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट अभी नहीं है। स्कीम मार्च 21 तक थी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी को अभी सितंबर 21 तक एक्सटेंड कर दिया EPCG स्कीम को। DFIA we've already discussed. Now the next scheme which we are going to discuss, friends, अभी तक हम लोग IEC डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया MEIS एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे, SEIS एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे। हम लोगों ने एडवांस ऑथराइजेशन लिया, गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे फ्यूचर में, और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हम ड्यूटी फ्री अभी कर लेंगे। हम लोगों ने DFIA देखा, इसमें एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का, एक्सपोर्ट कर दिया ऑलरेडी, और उसके बाद हम लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रॉ मटेरियल एंटाइटलमेंट हो जाता है फ्यूचर एक्सपोर्ट्स के लिए। हम लोगों ने स्टेटस होल्डर देखा, जिसमें आपका टर्नओवर पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर है
तो गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट हाउस बना देगी, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिले। हम लोगों ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड TMA स्कीम। ये स्कीम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बेनिफिट इसमें बहुत अच्छा मिल रहा है। दिस स्कीम इज बेसिकली एलिजिबल टू पर्टिकुलर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में इट्स नॉट ओनली प्योर एग्रीकल्चर। आप HSN देखेंगे चैप्टर 1 से 24 में स्कीम कवर होती है, जिसमें एग्रीकल्चर भी आ गया, आपका सेमी एग्रीकल्चर भी आ गया, आपका फूड इंडस्ट्री भी आ गए। जितने भी प्रोडक्ट है 1 से 24 में, सब में आपको TMA स्क्रिप्ट का, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, अगेन, कि जो एग्रीकल्चर या फूड कमोडिटीज है, उस कमोडिटी के प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, से गाँव में आज किसी की यूनिट है, गाँव से लेकर वो आ रहा है पोर्ट तक, पोर्ट से लेकर जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज को कॉप ऑफ करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है, ताकि जो प्राइसेस है वो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सके। इस स्कीम के लिए आपको सिंपल अप्लाई करना है DGFT सर्वर पे, और जैसे हम लोग शिपिंग बिल में अप्लाई करते हैं, सेम वैसे आपको अप्लाई करना है। डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर आएगा, स्कीम में कोई स्क्रिप्ट इशू नहीं होगी। जो परसेंटेज है, परसेंटेज बेसिस पे जो रेट है, Annexure 2 and 3 दे रखा है, आप गूगल कर सकते हैं। Annexure 2 and 3 ऑफ TMA स्कीम कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेपरेट, डेस्टिनेशन वाइज कंपनसेशन स्कीम्स है, और आपके सेपरेट परसेंटेज है। जिस परसेंटेज से आप एलिजिबल हो, परसेंटेज पे आप अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। द कंडीशन इज दैट कि जो आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आनी चाहिए वो फ्री फॉरेन एक्सचेंज की आपको मिलनी चाहिए, और एक्सपोर्ट्स होना चाहिए केवल EDI पोर्ट से। मैनुअल अगर एक्सपोर्ट किया है तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एक्सपोर्ट आप सी से भी कर सकते हैं और एयर से भी कर सकते हैं, दोनों में आपको बेनिफिट स्कीम का मिलेगा। ये स्कीम आपकी बेनिफिट एलिजिबल था 31 मार्च 2021 तक, बट पॉलिसी अभी सितंबर 21 तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। तो दिस वाज अबाउट TMA स्कीम विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स। इस स्कीम में आपको अप्लाई कैसे करना है, टाइम लिमिट जो है फ्रेंड्स वो 1 साल का टाइम लिमिट है। 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर एंड होने के 1 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और शिपमेंट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जितने शिपमेंट है आप सबको एक साथ भी लगा सकते हैं सिंगल एप्लीकेशन में, राइट। और आप सेपरेट भी लगा सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो NF 7A में है, आप 7A में अप्लाई करना है। RCMC, व्हाट इज RCMC? RCMC is again that registration with the Export Promotion Council that we have discussed in the case of MEIS and SEIS. So आप जब भी किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिच विल बी इशूड टू यू, इट विल बी कॉल्ड एज RCMC, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो होना मैंडेटरी है इस केस में भी। शिपिंग बिल की कौन सी कॉपी हम लोगों ने डिस्कस किया? EP कॉपी। आपको शिपिंग बिल की EP कॉपी होना जरूरी है, ठीक है। इट इज अगेन ए प्रूफ दैट आपका एक्सपोर्ट हैव बीन डन। देन कॉमर्शियल इनवॉइस आपका होना जरूरी है, ठीक है। शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, इट्स अ प्रूफ दैट आपका जो गुड्स है वो बोर्ड पे लेड हो गया। बिल ऑफ लेडिंग, या अगर आपने एयर से किया तो एयरवे बिल इसमें होना जरूरी है। साथ में सर्टिफिकेट लगेगा इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का और CWA का। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो भी हम लोग सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं किसी भी स्कीम के लिए, से TMA स्कीम के लिए इशू कर रहे हैं, या हमने एक्सपोर्ट हाउस पढ़ा था, एक्सपोर्ट हाउस में टर्नओवर पर्टिकुलर लिमिट से आपका ऊपर आ रहा है, ये DGFT कैसे मानेगी? ये CA सर्टिफिकेट से मानेगी। तो अगेन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर कैरिंग दिस ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लाइंट को डेटा हमसे शेयर कर रहा है एंड देयर इज ए नीड टू इशू द सर्टिफिकेट। तो प्लीज जब तक आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई नहीं कर लें, जैसे शिपिंग बिल्स आप वेरीफाई नहीं कर लें, कि शिपिंग बिल्स टर्नओवर नहीं देख लें, आप FOB एग्जामिन नहीं कर लें, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट से वेरीफाई नहीं कर तक आप सर्टिफिकेट इशू नहीं करें। इस पर्टिकुलर केस में भी आपको CA सर्टिफिकेट इशू करना है, आपको शिपिंग बिल से वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको इनवॉइसेस से वेरीफाई करना पड़ेगा क्या प्रोडक्ट है, कितना एक्सपोर्ट हो गया, आपको BRC से देखना पड़ेगा कि पेमेंट उनका रिलाइज हो गया है, रिसीव हो गया, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दीज सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ लैंडिंग सर्टिफिकेट मैंने आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी। प्रूफ ऑफ लैंडिंग इज ए प्रूफ कि जो गुड्स है आपका वो अगली कंट्री में डिलीवर हो चुका है, तो वो लेकर आपको शिपिंग लाइन से या फिर जिस एयरलाइन के थ्रू माल भेजा है वहां से लेकर आपको यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा। तो दीज वर द रिक्वायरमेंट फॉर TMA स्कीम। एंड बिलीव मी फ्रेंड, जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं पर्टिकुलरली या प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव स्कीम में मिलने वाला है। और ये जब आप अपना CA में डेटा भरेंगे अपनी कॉस्ट के लिए, प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए, कि मुझे कितना फाइनेंस चाहिए, कितना मुझे कॉस्टिंग आने वाला है, कितना मुझे प्रॉफिट आने वाला है, तो उसमें जो इंसेंटिव मिल रहा है उसको भी आप काउंट करेंगे। एंड इट विल बी ह्यूज इंसेंटिव व्हिच यू कैन गेट इन TMA स्कीम, राइट। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट SIMS, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी स्कीम ऐसी है, पॉलिसी ऐसी है जिसमें हम लोग एज ए कंसल्टेंट हमारे क्लाइंट को बेनिफिट सजेस्ट कर सकते हैं। SIMS में क्या होगा फ्रेंड, जो भी गुड्स ऐसा है
जो चैप्टर 72, चैप्टर 73, 70 और 86 आईटीसी का है, उसमें इन चैप्टर्स में अगर कोई भी गुड्स कवर है तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 17 5 सितंबर 19 में अमेंडमेंट लाकर इन गुड्स को फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं है यहाँ, द इम्पोर्टेंट इज फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया। इसका मतलब चैप्टर 72, 73 और 86 में कोई भी आइटम, स्पेसिफिकली आयरन और स्टील का आइटम अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने से पहले उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? डीजीएफटी के सर्वर पे होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। उसके लिए आप पर्टिकुलर परफॉर्मा इन्वॉइसेस जो भी है जिसके केस में हम इंपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट इन्वॉइसेस है और क्लाइंट की जो भी डिटेल है वो सारे आपके पास रेडीली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और केवल आपको अप्लाई करना है, सिस्टम पर डिटेल फिल करना है और फिल करने के बाद ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आपको जनरेट हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट नंबर जो आएगा वो सर्टिफिकेट नंबर आपको इंपोर्ट करते समय, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय बिल ऑफ एंट्री में मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद वो आप इंपोर्ट कर पाओगे। विदाउट मेंशनिंग दैट पर्टिकुलर नंबर, certificate number in the bill of entry, you cannot import any item of iron and steel in India which are covered in chapter 72, 73 and 86, right? This is again a professional opportunity. अगर आपके client को requirement है तो you can do it on behalf of your client. और बहुत सारा बहुत बड़ा स्कोप है। इवन आप चेयर इंपोर्ट कर रहे हो स्टील की, आप टेबल्स इंपोर्ट कर रहे हो, आप सैनिटाइजर स्टैंड्स इंपोर्ट कर रहे हो, सब केसेस में आपको रिक्वायरमेंट है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। दिस अगेन कैन बी वर्क एज ए new professional opportunity for chartered accountants, right? Now friend, let's discuss briefly about the deemed export. Deemed export आप सबको पता है फ्रेंड। जीएसटी अगर मैं बात करूं तो डीजीएफटी में, एफटीपी में जो चैप्टर 7 है उसको जीएसटी में सेक्शन 47 है। रिफंड में बात करते हैं हम सेक्शन 54 बात करते हैं। रूल 89 बताता है आपको डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में, और साथ में नोटिफिकेशन 48 और 49 है। अगर इन सबको मिलाकर हम लोग साथ में रीड करते हैं तो कुछ कॉमन सप्लाईज जो होती है डीम्ड एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में, वो 3 तरह की सप्लाई होती है। या तो आप एडवांस ऑथराइजेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्कीम, उसके अगेंस्ट में सप्लाई कर रहे हैं, या आप ईपीसी जो ऑथराइजेशन ईपीसी लाइसेंस के अगेंस्ट में सप्लाई कर रहे हैं, या आप ईयूयू को या ईएसटीपी या एसटीपी या बायोटेक्नोलॉजी पार्क को आप सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी सप्लाईज है। सप्लाई आप इंडिया में कर रहे हो बट इट विल बी काउंटेड अगेंस्ट डीम्ड एक्सपोर्ट से। आज मैंने मुझे आज एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने ईपीसी लाइसेंस ले लिया, जिसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कर रहा हूँ। अब ईपीसी लाइसेंस को इंपोर्ट लेने के बाद मैंने इंपोर्ट नहीं किया, मैंने उस मशीनरी को डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ले लिया, डोमेस्टिक सप्लायर से मशीन परचेज कर रहा हूँ। तो डोमेस्टिक सप्लायर का मुझे ईपीसी लाइसेंस देना पड़ेगा और वो डोमेस्टिक सप्लायर मुझे ईपीसी के में सप्लाई कर देगा। तो जो सप्लाई होगी, जो डोमेस्टिक पर्सन मुझे सप्लाई करता है, सप्लाई विल बी काउंटेड एज ए डीम्ड एक्सपोर्ट, और जो बेनिफिट मिलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट के दैट विल बी क्लेम्ड। जो प्रोसीजर एस्पेक्ट है वहाँ जीएसटी में आप सबको पता है कि RFD 01 होगा, 2 साल में रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। बॉन्ड या एलयूटी के अगेंस्ट में सप्लाई नहीं हो सकती, केवल और केवल ड्यूटी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ड्यूटी पे करने के बाद अगर सप्लायर है उसने पे किया है ड्यूटी तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है सेक्शन 54 में। सप्लायर ने अगर नहीं पे किया है, रिसीवर ने अगर पे किया है तो रिसीवर रिफंड क्लेम कर सकता है। डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि रिसीवर ने कोई आईटीसी उस पर क्लेम नहीं किया है, राइट। बेनिफिट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बेनिफिट क्या मिलने वाला है। डीम्ड एक्सपोर्ट का ड्रॉबैक जो है आपको वो मिलने वाला है इसमें। एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआई के केस में सप्लाई आप कर सकते हो, राइट। रिफंड ऑफ जीएसटी मिलता ही है आपको जीएसटी एक्ट में, तो सप्लायर बेनिफिट ले सकते हैं या फिर रिसीवर बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर अगर आप आईटीसी ले रहे हो रिसीवर तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस इन डीम्ड एक्सपोर्ट। हमने जो चैप्टर 7 है उस चैप्टर 7 ऑफ एफटीपी को जीएसटी के सेक्शन जो हम लोगों ने मेंशन किया है इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, 147 के साथ में रूल सेक्शन 54, रूल 89 और नोटिफिकेशन 48-49 का स्टडी करके पढ़ा, और जो मेन बेनिफिट थे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए। इट्स अगेन ए न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कि डीम्ड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट हम लोग क्लाइंट अगर कर रहे हैं तो बेनिफिट हम उनको क्या बता सकते हैं, या फिर हम उनको एडवाइस कर सकते हैं फ्यूचर में दे कैन प्लान फॉर द डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट। फ्रेंड, लास्ट में मैं 2 से 3 स्कीम्स और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लिए फॉरम को ओपन कर देंगे फ्रेंड्स। ईयूयू स्कीम, एसईजेड स्कीम और एफटीडब्ल्यूजेड स्कीम, ये 3 स्कीम और इसका मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। फ्रेंड, ईयूयू स्कीम जो करीब 20 साल पहले आई थी, इट वाज क्वाइट पॉपुलर अमॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स। इस स्कीम में जब आई थी तो बेनिफिट हमको मिलता था कि कोई आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, कोई एक्साइज ड्यूटी आपको पे नहीं करना है, स्टेट का जो वैट आप पे करते थे वैट का आपको रिफंड मिल जाता था, सीएसटी का आपको रिफंड मिल जाता था। वैट में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा था।
उस समय CST लगा करता था, CST का आपको रिफंड मिल जाता था। तो EUU वाज ए फुल प्रूफ प्लानिंग कि अगर आपको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करना है तो आपको बेनिफिट 100% बेनिफिट मिल सकता था, 360 डिग्री बेनिफिट आपको मिलता था। बट लेटर ऑन आपको पता है कि 2011-12 से गवर्नमेंट ने इसमें इनकम टैक्स एक्ट में जो बेनिफिट मिलते थे हमको EUU पे, वो बेनिफिट्स पे विड्रॉ कर लिए थे। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है वो EUU पे नहीं मिल रहा। उसके बाद से कुछ पॉपुलरिटी स्कीम में कम हुई है, बट आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो इस स्कीम के अगेंस्ट में हम लोग आज इंपोर्ट करते हैं तो वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज अगेन ए पॉपुलर थिंग, जो वर्किंग कैपिटल हमारी ड्यूटी में लगती है वो बच सकती है। तो अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनको इनकम टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, पर वो SEZ में नहीं जाके EUU में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, दैट इज ऑल अबाउट द EUU। EUU बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन करने लगानी पड़ेगी, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट कमिश्नर्स के ऑफिस बना रखे हैं। से इफ वी स्पीक अबाउट दिस राजस्थान और दिस यूपी, तो जो हमारा ऑफिस है इट्स डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस नोएडा, SEZ ऑफिस नोएडा, वहाँ से पूरा ये गवर्न होता है। जो परमिशन हमको चाहिए होती है एस्टेब्लिश करने की, एस्टेब्लिश करने के बाद जो फर्दर अमेंडमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब वहाँ से हम लोग अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में EUU को मैंने फ्रेम किया, हम लोग ब्रीफली एक बार फास्टली चलते आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, सो एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि EUU स्कीम क्या है। सो वेदर EUU कैन एक्सपोर्ट सर्विसेज एज वेल, यस, EUU स्कीम में हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, EUU स्कीम में हम लोग कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन मटेरियल का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यस, दैट वी कैन डू। हमारा कोई क्लाइंट है, वो अपना जो टर्नओवर है उस टर्नओवर का FOB वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है एक्सपोर्ट्स का, उसका 1.5% तक अपना जो प्रमोशन मटेरियल्स है, आपके ब्राउचर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, होल्डिंग्स हैं, पम्पलेट्स हैं, लिटरेचर्स हैं, डायरीज वगैरह हैं, इस तरह के मटेरियल का भी 1.5% तक का एक्सपोर्ट आप कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। उसके लिए आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। EUU की जो वैलिडिटी होती है वो 31 दिसंबर तक उन्होंने एक्सटेंड करी थी, 2 साल के वैलिड होते हैं, और अभी पॉलिसी सितंबर 21 तक एक्सटेंड हो गई, आपको पता है। उसके बाद में देखने वाले आगे क्या रिन्यू होता है। EUU स्कीम गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है या नहीं करती है, इट इज अगेन ए क्वेश्चन। एज ऑन डेट तो स्कीम एप्लीकेबल है। EUU एग्जीक्यूट करने के बाद हमको एक LUT भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, जो कंसर्न डेवलपमेंट कमीशन है, सेट फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में स्टाम्प पेपर पे हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लीजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स क्या EUU में अलाउड है? यस, लीजिंग कैपिटल गुड्स अलाउड इन EUU। जो प्रोसीजर पार्ट है पॉलिसी का वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या EUU के केस में हमको पूरा एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा या हम लोग डोमेस्टिक सप्लाई भी कर सकते हैं? EUU के केस में फ्रेंड्स हम लोग 50% तक डोमेस्टिक सप्लाई भी कर सकते हैं, बट DTAs डोमेस्टिक टेरिटरी हम सप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि हमको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी डेवलपमेंट कमिश्नर की, और डोमेस्टिक सप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो हमको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ड्यूटी कौन सा वाला पे करना पड़ेगा? नॉर्मल जो IST लग रहा है उसके साथ में जो ड्यूटी हमने रॉ मटेरियल का इंपोर्ट जब किया था EUU के लिए, उस पर हमने ड्यूटी बेनिफिट लिया था ना, दैट कस्टम ड्यूटी वाला, तो बेनिफिट यूज करने के बाद आप डोमेस्टिक जब सेल करोगे तो वो ड्यूटी का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा IGST के साथ में। तो दैट एक्स्ट्रा ड्यूटी विच यू हैव टू पे, बट यस आप डोमेस्टिक सेल कर सकते हो। क्या EUU अपना सेल रिजेक्ट वेस्ट स्क्रैप इंडिया में बेच सकते हैं? यस, दे कैन सेल विद इन दैट लिमिट ऑफ 50%, एंड यस आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटीज। टाइम लिमिट कितना है आपके पास? 9 मंथ्स में आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है वो रियलाइज करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट EUU में, यस, मिनिमम इज 1 करोड़ रुपीज टोटल इन प्लांट एंड मशीनरीज, दैट विल बी कंसिडर मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा क्या? अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो नीचे मेंशन कर रखिए, तो देयर इज नो नीड टू गिव एनी बैंक गारंटी। अदरवाइज जब आप EUU फ्रेम कर रहे हो तो यू नीड टू गिव बैंक गारंटी। टर्नओवर आपका 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपका एग्जिस्टेंस 3 साल से ज्यादा है, आपका जो यूनिट है वो पॉजिटिव NFE अचीव कर रहा है। पॉजिटिव NFE का मतलब आपका जो एक्सपोर्ट का वैल्यू है वो इंपोर्ट के वैल्यू से ज्यादा है, राइट? आपका FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इसका मतलब आपका पॉजिटिव NFE है, तो वो मैंडेटरी है। और लास्टली आपके कोई शोकोज नोटिस आपके ऊपर नहीं है, कोई आपकी डिमांड कंफर्म नहीं है, आपने किसी कस्टम का या रेस्टल एक्साइज एक्ट का, सर्विस टैक्स का या FEMA या FTDR एक्ट का वॉयलेशन नहीं किया है। अगर ये सब कंडीशंस आप क्यूमुलेटिवली फॉलो कर रहे हो तो देन EUU सेटअप करना चाह रहे हो आप, तो आपके केस में देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी बैंक गारंटी, राइट? EUU स्कीम से एग्जिट आप कैसे कर सकते हो? एग्जिट करने के लिए जो रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है जिसका आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है या फिनिश गुड्स का आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो वो आपको अब सारा पे करना पड़ेगा, उसको ड्यूटीज आपको पे करनी पड़ेगी, GST भी आपको उस पर पे करनी पड़ेगी। NFE पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। NFE मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, राइट? आपको पहले NOC लेनी पड़ेगी सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम से, नाउ GST एंड कस्टम डिपार्टमेंट। उसके बाद जो रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट कमिश्नर है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डेवलपमेंट कमिश्नर आपको NOC इशू कर देगा, एंड देन यू कैन गेट एग्जीट फ्रॉम द स्कीम।
स्कीम का टाइम बता दिया मैंने आपको कि सितंबर 21 तक एक्सटेंड हो गई है। जीएसटी क्या लगता है इसमें, जीएसटी बताया मैंने आपको, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई होता है। कोई भी यूयू अगर सप्लाई करेगा इंडिया में तो दैट सप्लाई विल बी काउंटेड एज ए डीम्ड एक्सपोर्ट। एफडीआई इस स्कीम में अलाउड है, yes, up to 100% of FDI is allowed in this EU scheme under automatic route. There is no specific permission need to be taken. केवल आपको ऑटोमेटिक रूट में जो फाइलिंग की कंप्लायंसेस करनी पड़ती है एफडीआई के साथ में, वो आपको कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी, एफसीजीपीआर फॉर्म एंड ऑल अदर रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू कंप्लीट इट, राइट। जीएसटी आने के बाद से ईयू का क्या फ्यूचर है, जीएसटी हमने बताया आपको कि इंपोर्ट के टाइम पे बीसीडी एग्जाम था, बट बाद में नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें आईजीएसटी भी एग्जाम कर दिया, राइट। और जो भी ड्यूटीज अब लगती है सेक्शन 31, 33, 35, 37 एंड 39 और एक्साइज एक्ट में वो एग्जेम्प्ट है, ऑलरेडी अमेंडमेंट आ चुका है, सबमिटेड, राइट। ईयू क्या अपना पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ईईएफसी में रख सकता है। ईईएफसी फ्रेंड्स यू नो इट्स एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। व्हाट इज दिस अकाउंट? आई जस्ट गिव यू ब्रीफ व्यू ऑफ दैट। दिस इज अगेन ए फॉरेन करेंसी अकाउंट व्हिच एनी एक्सपोर्टर कैन मेंटेन। जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ रहा है फॉरेन करेंसी में और आपको लग रहा है कि अभी जो कन्वर्जन रेट है वो फेवरेबल नहीं है, सी डॉलर में आपका प्रोसीड आ रहा है, आपको लग रहा है कि डॉलर का रेट अभी 74 है और फ्यूचर में 76 जा सकती है, तो आप अपना पेमेंट कन्वर्ट नहीं करें इंडियन रुपीज में, आप उसको ईएफसी अकाउंट में होल्ड कर लो। और होल्ड करने के बाद जब आपको लगता है कि टाइम में कि आप कन्वर्ट करा सकते हो, जो भी टाइम लिमिट इसकी है 6 मंथ से 9 मंथ्स, उसमें आप कन्वर्ट करा सकते हो उसको। बट एक पर्टिकुलर लिमिट है एक्सपोर्टर के पास में, कितनी लिमिट आप ईएफसी अकाउंट में रख सकते हो फॉरेन करेंसी में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। पर अगर आप ईयू हो तो देयर इज नो लिमिट, इवन 100% ऑफ योर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स you can keep in this EFC account, right? So existing DTA unit है that can also apply for the conversion of EUU. Value addition कितना चाहिए? मैंने बताया आपको कोई value addition नहीं चाहिए, 5%, 10%, 15%, 20%. No value addition is requirement. The only thing is required is positive NFE. Net foreign exchange earning आपको चाहिए block of 5 years में. Second hand capital goods आप import कर सकते हो EUU में, yes you can import second hand capital goods. So friends, that was all about the EUU, which is not now much that popular, but again क्योंकि बेनिफिट हमको इंपोर्ट पे इस पे आज भी मिलता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का और एससीजेड का और आईजीएसटी का, तो अगेन यूयू बेनिफिट हमको मिल सकता है। या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट में अगर हम सप्लाई लेते हैं किसी यूयू से तो डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट है सेक्शन 147 के, सारे बेनिफिट हमको मिल सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एससीजेड एक्सपोर्ट। जो भी एससीजेड की यूनिट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब 1965 में एक मॉडल आया था एससीजेड को बनाने के लिए, तब गवर्नमेंट का मोटिव ये नहीं था कि हम लोग सारे एक्सपोर्ट्स को एससीजेड में शिफ्ट कर देंगे लेटर ऑन। तब ऐसा कुछ था कि कुछ क्लस्टर ऐसा कुछ बनाया जाए, कुछ जोन ऐसा बनाया जाए, जैसे व्हेन वी ट्रेवल अब्रॉड, हम लोग आज चाइना जाते हैं, हम लोग आज यूएसए जाते हैं या डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, हम लोग समझते हैं फ्रेंड कि जो बहुत गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि जो बहुत सारी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज है जो एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर करने के बाद, उनका एक क्लस्टर बना हुआ है। उस क्लस्टर में दे वर्क टुवर्ड्स कंप्लीट लाइक अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मुझे आज मोबाइल बनाना है तो उस मोबाइल से रिलेटेड और जितनी सब्सिडरीज इंडस्ट्रीज हैं जो एज ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन काम करेगी मेरे के लिए, जो मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया पर उनके लिए फिनिश गुड्स हो गया, वो सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर एक एरिया में पर्टिकुलर एक जोन में सेटल कर दिया। तो उससे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो भी सेट ऑफ हो गई, टाइम जो मिलता है गुड्स को रॉ मटेरियल को रिसीव करने का वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ऐसे जोन वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट कंट्री गवर्नमेंट से बना रखे हैं। तो सेम थीम के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा जोन बना के स्पेसिफाई किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें एक जोन में अगर आप रहोगे तो दैट जोन विल पर्टिकुलरली बी फिजिकली बी इट इज इन पार्ट ऑफ द इंडिया, बट जोन की जो बाउंड्रीज आपने देखा होगा कोई भी एससीजेड जो बाउंड्रीज होती है, दैट बाउंड्री विल बी ट्रीटेड एज ए टेरिटरी आउटसाइड द इंडिया फॉर ऑल द पर्पसेज ऑफ FTP एंड GST एंड अदर एक्ट्स। आप उस बाउंड्रीज के अगर अंदर चले गए तो माना जाएगा कि आपका गुड्स है वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो गया, और जो गुड्स निकल के बाहर आपका जा रहा है तो वो अगेन सेम पर्पस के लिए आपका काउंट होगा। तो SEZ इज नथिंग मोर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज अ सेपरेट एरिया विच द गवर्नमेंट हैव नोटिफाइड एंड आइडेंटिफाइड, और वहां आप इंडस्ट्री अगर आप सेटअप कर रहे हो तो माना जाएगा कि आपका जो इंडस्ट्री है वहां का इट्स सेपरेट, इट्स अपार्ट फ्रॉम इंडियन एरिया, राइट। बेनिफिट क्या मिलते हैं SEZ में, ये मैं आपको फ्रेंड ब्रीफ करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो इंपोर्ट करते समय जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है या आपका IGST लगता है, कंपनी सेस लगता है, ये सब बेनिफिट आपको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो इट इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल ऑल्सो इन द केस ऑफ SEZ, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं कि SEZ सप्लाई करते हैं, तो कोई भी सप्लाई कर रहा है अगर SEZ को आपको, तो अगेन जीरो रेटेड, हमको पता है सेक्शन 16 में GST में कवर होगा,
इट विल बी सप्लाइड एज ए जीरो रेटेड सप्लाई। इनकम टैक्स बेनिफिट की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 100% एग्जेम्पशन है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए। वी नो सेक्शन 10AA में जाके नेक्स्ट 5 ईयर 50%, और उससे नेक्स्ट 5 ईयर 50% सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस के आपने जो प्रॉफिट है उसको वापस से प्लग बैक किया है। तो अगेन 15 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है इनकम टैक्स में 100% एंड देन 50%। ECB is allowed, yes. External commercial borrowing is allowed in SEZ up to $500 million in a year. और जो उसमें मैच्योरिटी का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको 1 साल में मैच्योर करना। नॉर्मली जो ECB होती है, इट इज अलाउड ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म, मे बी ईयर 2 और 3, बट यहाँ आप लॉन्ग टर्म ECB 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर्स ECB भी ले सकते हैं, जो बैंक से लोन के कंपेरिजन में आपको चीपर पड़ जाती है। फ्रेंड्स आप ध्यान करेंगे, अगर आप ECB की बात करते हैं तो ECB में इट्स लाइक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो बाहर से आउट ऑफ इंडिया से जो लोनिंग एंटिटीज है वहां से आप इंडिया में बोरो कर रहे हो, उनकी इनिशियल जो कॉस्ट होती है कॉस्ट बहुत कम होती है। से आज हम लोग बात करें तो लाइबोर से वो कॉस्ट लिंक होती है कहीं ना कहीं, बट जो उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी लीगल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है ECB की। वो लीगल कॉस्ट ऐड होने के बाद वो बाद में भी जो कॉस्टिंग रहती है, अगर आप बड़ा अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो जो इंडियन बैंक से हम लोग लोन और फाइनेंसिंग ले रहे हैं उससे कंपेरेटिवली 2 से 3% का आपको रेट चीपर मिलने वाली है। तो यहाँ ECB का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप उसको 2 साल की जगह 5 साल 7 साल कितना भी लेकर जा सकते हैं। ऐसे IAS को भी MEIS के लिए अलाउ कर दिया SEZ को, तो नाउ SEZ कैन आल्सो गेट दी MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस अर्लियर। SEZ से अगर एक एसेट दूसरे एसेट्स में हम लोग अगर अप्लाई करेंगे, आपस में ट्रांजैक्शन अगर होगा तो अगेन दैट विल बी काउंटेड एज जीरो रेटेड। FDI 100% FDI अलाउड है SEZ में, रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए तो 100% FDI अलाउड है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन देयर अगेन नो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, द ओनली थिंग इज दैट इट शुड अचीव द पॉजिटिव NFE नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द 5 ईयर्स, मींस CIF वैल्यू ऑफ जो इंपोर्ट है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए सॉरी FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से। करेंसी क्या है NFE कैलकुलेशन का? करेंसी जो भी होना चाहिए वो आपका रूपी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, तो NFE आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कितना है? देयर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन SEZ। रियलाइजेशन का टाइम लिमिट क्या है SEZ में? एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का देयर इज नो टाइम लिमिट एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का, बट आपको बेनिफिट अगर चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम्स का तो विद इन टाइम लिमिट जो भी आपको 12 मंथ या एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें आपको लेकर आना पड़ेगा। एंट्री और एग्जिट जो है SEZ में बहुत क्लियर पॉइंट है, आप एंट्री कर सकते हो, कितने भी एंट्री पॉइंट बना सकते हो अपने यूनिट्स में, कितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बना सकते हो। SEZ में एग्जिट ऑप्शन पहले नहीं था, बाद में गवर्नमेंट ने रूल 74A लेकर आई SEZ रूल्स में, एंड नाउ डेज SEZ इज अगेन हैविंग वन एग्जिट ऑप्शन। आप चाहो तो आपकी ट्रांसफर कर सकते हो एसेट्स लायबिलिटी अनदर पर्सन को, और सेल भी यूनिट का सेल कर सकते हो, बट टर्म्स कंडीशन जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी और आप ट्रांसफर कर सकते हो एसेट्स और लायबिलिटीज का, राइट। दैट वाज ऑल अबाउट SEZ। Why SEZ is popular nowadays again? Because the government can incentive in a friend, because since last 15 years I am working, I'm backing this for this FTP. I cannot say that I know I am having the knowledge of the FTP. What I can say, since last 15 years I am doing research in this FTP. और मैंने जो मेरी रिसर्च में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज होते देखा है पिछली 4 पॉलिसीज को, तो आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट लेटर ऑन गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि जितनी भी एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं later on these all export units should be shifted to SEZs, और जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट सब देने वाली फ्यूचर में धीरे धीरे गवर्नमेंट सारे बेनिफिट्स को माइग्रेट कर रही है SEZs के लिए, कि अगर आप SEZs में आओगे तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अगर आप SEZs में नहीं हो तो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। जैसे आप देखोगे EOU है या SEIS MEIS, बहुत से बेनिफिट्स ऐसे हैं जो पहले SEZs को नहीं मिलते थे, अब धीरे धीरे वो बेनिफिट्स भी MEIS SEIS का SEZ को दे दिया है। EU के बेनिफिट्स खत्म कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं सब SEZs में आ जाए, तो दैट जितने भी SEZs जो आज की डेट में खाली पड़े हुए हैं दैट अगेन विल गेट फुलफिल्ड, और जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है आपको SEZs में वो एक्सपोर्ट यूनिट्स क्लेम कर सके। तो नाउ डेज द सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम है एक्सपोर्ट की वो SEZ ही है। आप वहाँ अपना खुद का यूनिट्स लगा सकते हैं, यूनिट रेंट पे लेके भी लगा सकते हैं, लीज पे लेकर भी लगा सकते हैं। दैट वाज अबाउट द SEZ विच इज ए मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फ्रेंड्स हम लोग आज की जो लास्ट स्कीम डिस्कस करेंगे दैट इज FTWZs, फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन्स। SEZ तो फिर भी हम लोगों ने सुन रखा है, बट FTWZs आई एम श्योर आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने अभी तक इसको डिस्कस भी नहीं किया होगा और इसके बारे में जानकारी भी नहीं ली होगी। फ्रेंड्स FTWZ इज नथिंग मोर देन ए ट्रेडिंग SEZ। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, गुड्स इंपोर्ट किया, वेयरहाउसेस में लेकर आए, फैक्ट्री में लेकर आए, उसको यूज करके फर्दर कुछ मैन्युफैक्चर किया, कुछ प्रोसेस किया और उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दिया। जब इंपोर्ट किया वेयर हाउस में लाने के लिए तो इंपोर्ट पे ड्यूटी पे करी, उसको वेयर हाउस में लेकर आने तक मैंने जो
इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सारी पे करी, उसको वेयर हाउस में रखा, उसके बाद उसको जो भी रीमॉडिफाई करना है, रीलेबल करना है, रीपैक करना है, किया, करने के बाद वापस एक्सपोर्ट कर दिया। तो इतनी सारी कॉस्ट इसके साथ में एसोसिएट हो गई। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई F2WZ। इस स्कीम में क्या बोलती है गवर्नमेंट आपको कि भैया आप इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करने के बाद सिंपली जो FTWZ वेयर हाउसिंग जोन्स हैं, बहुत सारे जोन्स ऐसे बने हुए हैं पोर्ट एरियाज में, आप देखेंगे ना, बड़े जोन्स भी और छोटे जोन्स भी हैं। इन जोन्स में आप अपना पर्टिकुलर एरिया रेंट पे ले सकते हो, एरिया लीज पे ले सकते हो, एरिया परचेज कर सकते हो, और इंपोर्ट करने के बाद जो पोर्ट में ही जोन बना हुआ है इंटरनल, वहीं आप जोन में आप अपना माल रख दो, और आपको इंपोर्ट करते समय कोई भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। आपने माल FTWZ में रखा, उसके बाद आपको जो रीप्रोसेस जो भी करना है, रीपैक करना है, या आपको जैसे ऑर्डर आ जाएगा एक्सपोर्ट का, आपने वहीं से डायरेक्टली एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई कर दिया। तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वेयर हाउस तक लेकर आने की, या जो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जो आपको GST पे करना पड़ता था इंपोर्ट पे, वो आपको सब बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। तो SEZ, दिस इज ए ट्रेडिंग SEZ, जिसमें आपको सारे बेनिफिट मिलने वाले SEZ के ट्रेड करने के लिए। अगर आपको FTWZ पूरा एरिया बनाना है लाइक SEZ, तो मिनिमम आउटले आपका 100 करोड़ का है, और 100% FDI वगैरह अलाउड है। पर जो एरिया बन चुका है FTWZ, उस एरिया में एक छोटा सा प्रेमाइसेस आप लोग ले सकते हैं। उस प्रेमाइसेस को लेने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं हम अपना छोटा सा जो बिजनेस है, आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, वो सब आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इसमें मिलता है, और जो बेनिफिट आपके हैं SEZ के सारे बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिलते हैं। फ्री फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन है करेंसी के, वो आप यहाँ से कर सकते हैं SEZ में जाके, यानी फॉरेन एक्सचेंज में आप एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं, आप उसको अर्न कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट आप इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर मी दिस FTWZ इज अगेन ए नॉट ए पॉपुलर स्कीम, बट अगर आप लोग बेनिफिट देखना चाहोगे कि आपने इंपोर्ट किया, किसी क्लाइंट का इंपोर्ट किया, वहीं की वहीं पोर्ट के पास ही जो FTWZ बना हुआ है, वेयर हाउसिंग जोन बने हुए हैं, आप देखोगे कांडला पोर्ट में, आप देखोगे मुंबई नवाशिवा पोर्ट के आसपास बहुत सारे ऐसे FTWZ हैं जहां आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके विदाउट GST आपने माल लाया, वहां रखा, और टाइम लिमिट के अंदर आपने वापस से उस माल को एक्सपोर्ट कर दिया, ड्यूटी नहीं लगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगी। दिस कुड बी अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विच वी कैन सजेस्ट टू आवर क्लाइंट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज प्रेजेंटेशन। आई होप कि जो स्कीम्स हमने आज के प्रेजेंटेशन में डिस्कस करी है, चाहे वो प्री एक्सपोर्ट हो, पोस्ट एक्सपोर्ट हो, इंसेंटिवाइजेशन स्कीम हो, वो सब मैंने मेरे हिसाब से पूरा डिस्कस करने की आपको कोशिश करी है। IC, फ्रेश IC कैसे लेना है, मॉडिफाई कैसे करना है, मैंने पूरा आपको इंपॉर्टेंट जो आउटलेट्स हैं वो बताने की आपको पूरी कोशिश करी है। अब दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियरिंग। नाउ आई हैंड ओवर दिस टू मॉडरेटर अंकुर अगेन, एंड वी कैन टेक अप सम क्वेश्चंस इफ इट इज अवेलेबल। हैंड ओवर टू यू अंकुर जी। अंकुर जी, you are on mute. Ankur ji, you are on mute. You can unmute yourself. Ankur ji, can you hear me? Ankur ji, आप कर लीजिए. You can now unmute yourself. थैंक यू अंकुर सर, थैंक यू अभिषेक भैया, बहुत ही सुंदर आप तरीके ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हमें बताया है, उसके कुछ फायदे कुछ नुकसान हमें समझाए हैं। ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उपयोगिता होगी इसकी, और हम इसका बेनिफिट भी बहुत कुछ लेने की कोशिश करेंगे अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में इसको फॉरेन ट्रेड को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और अब मैं टेड को ये क्या नाम है, इसमें कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं अभिषेक भैया से, तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में या फिर अरेंज है वो। Friends, if you want to ask something, जैसे अंकुर जी ने बताया, you can raise your hand. तो आप हैंड रेज करेंगे तो अभिषेक भैया एक क्वेश्चन आया हुआ है, IC लिंक किया है बट अभी स्टिल अपडेट नहीं हुआ, स्टेटस नॉट अपडेट, ये क्वेश्चन आ रहा है। IC लिंक है, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। 30 जून द लास्ट डेट फॉर अपडेट। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो IC सस्पेंड हो जाएगा आपका। नहीं, उन्होंने लिंक तो कर दिया है बट स्टेटस अभी भी अपडेट नहीं किया उन्होंने। आपको लिंक करने के बाद भी अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, लिंक इज ए सेपरेट प्रोसेस। लिंक ये है कि आपका IC पुराना है, आजकल जो नई IC है आपने देखा है, इट्स पैन बेस्ड IC, जो आपका पैन नंबर है वही IC हो रहे हैं आजकल, और जो पुराना IC आपने लिया हुआ है उसको नए सिस्टम पे आपको लिंक करना पड़ेगा। When it is linked in the system, then there is a need to update or modify. Anyone else? एक हैंड रेज हुआ है प्रमोद भात्रा जी का। एडमिन, could you please unmute प्रमोद भात्रा जी so that he can ask his question?
हेलो। यस प्रमोद सर, काइंडली आस्क। हाँ अभिषेक जी कैसे हैं? नमस्ते। बिल्कुल ठीक है, नमस्कार प्रमोद जी। ये जो ROTTP में इन्होंने जो देंगे कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह का जो बेनिफिट, क्योंकि ये चार्ज होता है एक्चुअली, अभी इसमें कंडीशन है कि भाई आप यदि एल्सवेयर आप यदि बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर ROTTP में उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा एक डिक्लेरेशन आता है उसी के अंदर नीचे। यस सर। अब रिप्स के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बेनिफिट मिलता है एक्चुअली, 3 यूनिट्स ने 7-7 साल का 8-8 साल का लिया एक्चुअली, तो ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो जाएगा उस डिक्लेरेशन का? सर बेसिकली ROTTP में डिक्लेरेशन जो जाता है दैट इज टॉकिंग अबाउट अ डिक्लेरेशन एंड बेनिफिट्स पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो आपको FTP के बेनिफिट्स या कस्टम टैक्स के बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। जो हाँ रिप्स स्कीम का बेनिफिट है इट्स स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट? हाँ, इट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ दैट डिक्लेरेशन। ऑलरेडी वो आप देखोगे जनरल डिक्लेरेशन नहीं है। पुरानी जो MEIS थी सर, हाँ उसमें भी जी, हम लोग डिक्लेरेशन इस तरह का देते थे। हाँ हाँ, तो इट्स नथिंग न्यू, एंड जो एग्जिस्टिंग रिप्स का बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहेगा सर इसके बाद। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो आपने जो MEIS वगैरह का जो है उसमें BRC की बात की, पर जो Yes, पेपाल फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक्सपोर्ट होता है ना जयपुर में, जैसे दिल्ली yes, में तो MEIS का वो लिंक है EDI पोर्ट एक्चुअली। yes, sir. अब जयपुर FPO है तो नॉन EDI पोर्ट एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली, तो जी। यहाँ पे उस केस में जो पेपाल वगैरह के आते हैं वहाँ तो BRC मिलती नहीं एक्चुअली, उस तो केस में पेपाल कैसे? वगैरह का जो पेमेंट आता है ना सर, वो उसको हाँ MEIS जी, में मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, पर वो तो क्या है कि BRC नहीं मिलती उसमें actually। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, अगर केवल BRC मिलने वाली है सर तो ही बेनिफिट मिलेगा उसको MEIS का। हाँ तो BRC नहीं मिलती है तो वो तो जयपुर के केस में तो वो नहीं पॉसिबल है, मतलब अभी FPO नहीं का possible सर, एक्सपोर्ट। नहीं मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, पर अभी पॉसिबल नहीं है सर। और अभी ये जिन्होंने FPO के थ्रू जैसे जैसे नॉन EDI वाले जो FPO हैं एक्चुअली, वहां जी से भी इन्होंने EGM तो ट्रांसमिट होते नहीं आइस गेट पे, वो तो जी मैनुअल ही है सारा उनका। जी। वो भी अभी उन्होंने मेथड तो बनाया था बट वो अभी ट्रांसमिट होते नहीं मेरे हिसाब से। ये ट्रांसफर तो हो रहे हैं सर, वो ट्रांसफर कुछ तो हो रहे हैं सर। उसमें। उसमें जैसे प्रॉब्लम कहाँ आती है सर, जब आपने एक्सपोर्ट जो किया है हाँ वो आपने एक्सपोर्ट किया है नॉन EDI पोर्ट से, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर आती है सर। उसके बाद जो आपके शिपिंग बिल्स वगैरह होते हैं वो भी सब ऑफलाइन ही रहते हैं, मैनुअल रहते हैं। हाँ वो नॉन EDI हो गया ना, जयपुर FPO तो उसमें सर नॉन क्या EDI करना हो पड़ता है आपको कि आपको जब आप DGFT में अप्लाई करेंगे MEIS के लिए, तो गया। उस समय हाँ आपको शिपिंग बिल सब मैनुअल देने पड़ेंगे, EP कॉपी ऑफ शिपिंग बिल और BRC। वो तो जब बहुत हो DGFT जाता है एक्चुअली, वो तो बंडल कितना हो जाता है कि हजारों में हो होता जाता है सर, वो अपनी हेडक नहीं है, वो DGFT की हेडक है सर, DGFT है। इशू अच्छा करेगी उसको। अच्छा। उसके बाद जब बट DGFT जो आपको स्क्रिप्ट दे देगी ना सर, उस हाँ स्क्रिप्ट को हाँ, आप किसी भी EDI पोर्ट पर रजिस्टर करा लो। पर उस देन केस दैट में BRC का इशू तो तभी भी रहेगा फिर। BRC सर, जो BRC तो बैंक उसमें EBRC इशू करके देगा ना सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं आप देखोगे वो, ना सर, पहले जब मैनुअल शिपिंग में लाया करते थे उस हाँ समय हाँ हाँ बैंक BRC इशू करता था और DGFT के सर्वर पे उसको लिंक करता था, अपडेट करता था। हाँ, पर E-कॉमर्स के केस में वो मिलती नहीं है ना, चक्कर ये हो रहा है ना BRC। ई कॉमर्स के केस में प्रॉब्लम आएगी सर, हाँ ई E-कॉमर्स के। कॉमर्स के केस में प्रॉब्लम आएगी सर। अगर आपको BRC इशू हो रही है बैंक से तो हो हाँ पाएगा, अगर पेपाल और उनके थ्रू आ रहा है तो प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, सर। कुछ कर रहे हैं क्या बैंक, ऐसा ऑप्शन आया है क्या E-कॉमर्स में बैंक टाइम टू टू बैंक टाइम डिपेंड है BRC? सर, बैंक टू बैंक। अच्छा RBI बैंक का तो टू बैंक रिस्ट्रिक्शन डिपेंड। है कि अगर हाँ हाँ बैंक जनरल के थ्रू पेमेंट आ रहा है, फॉरेन हाँ करेंसी में पेमेंट आ रहा है, फ्री फॉरेन एक्सचेंज में है, तो हाँ BRC हाँ, इशू करनी चाहिए। अभी बैंक टू बैंक अच्छा डिपेंड है सर, बैंक की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग मैनुअल करते हैं। बिल्कुल सही बात, सही बात। ठीक है, थैंक यू अभिषेक। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स वी कैन टेक? सर एक क्वेश्चन और है, गोविंदा जी सोमानी जी ने पूछा है, SEIS स्कीम 2019-20 इज नोटिफाइड और टू बी नोटिफाइड? सर इट इज येट टू बी नोटिफाइड। गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है स्कीम के लिए, और गवर्नमेंट ने बोला है कि स्कीम की जो रेट्स होगी और जो कैटेगरीज होगी वो हम आपको बताने वाले हैं। आज तक आप और हम वेट ही कर रहे हैं कि बता दें गवर्नमेंट इसको कितना आने वाला है। MEIS की बात करें तो MEIS में 1921 पहले गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था, नोटिफाइड तो कर दिया था सेम 1921, अभी थोड़े टाइम पहले से बजट कॉन्स्टेंट रोक दिया था, वापस से अलाउ कर दिया 2021 अभी रोक दिया है। बट MEIS की बात करें तो 20 की अभी गवर्नमेंट ने रेट से नोटिफाई नहीं करी है। बट यस मुझे लगता है कि ROTTP के साथ में, क्योंकि नेक्स्ट पॉलिसी तो आने ही वाली है सितंबर 21 से पहले पहले, तो इस पॉलिसी की जो स्कीम का नोटिफिकेशन है मुझे लगता है सितंबर 21 से पहले इन एनी केस गवर्नमेंट येट टू बी नोटिफाइड। और गवर्नमेंट को याद भी रहेगा, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे एसोसिएशन की वजह से, राजस्थान में बात करें तो बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ऑल्सो, हमने अभी 40 की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं। तो वेरी सून आई थिंक गवर्नमेंट विल नोटिफाइड इट बिफोर 30th of September। ठीक है भैया, ये एक वन मोर क्वेश्चन है दिनेश जैन जी का, whether it is compulsory to update all IEC? यस सर, कंपलसरी टू अपडेट। अप्रैल से जून में आपको जो भी IC हैं पुराने नए सबको अपडेट कराना पड़ेगा, नहीं कराओगे तो IC सस्पेंड हो जाएगा। 30 जून के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप उस IC से। और कोई क्वेश्चन किसी का हैंड रेज है तो हम लोग पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है तो अंकुर जी यू कैन टेक अप दोस क्वेश्चंस।
एक मुदित लकोटिया जी का हैंड रेस किया है शायद। मुदित जी को एक बार आप अनम्यूट करें एडमिन, तो मुदित जी अपना क्वेश्चन पूछ सके। Mudit ji, you can ask. Hi Abhishek bhai, how are you? फाइन It फाइन was मुदित जी। a wonderful presentation. यस थैंक यू Just मुदित जी। wanted to one thing कि MEIS जो आपने बताया, MEIS is currently not active. No, it's 2021 active, it's active, but अभी केवल जो 1920 तक के बेनिफिट्स थे उस पे MEIS मिल रहा है। 2021 पे MEIS के लिए आप एलिजिबल तो हो, बट But मिल गवर्नमेंट नहीं अभी रहा है। बजट कॉन्स्टेंट की वजह से आपको ग्रांट नहीं कर रही है। Is it same applicable with SEIS also? SEIS के लिए applicable है या वो? SEIS को गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है रेट्स कैटेगरी 2021 की अगर आप बात करोगे ना, Right. तो गवर्नमेंट कह रही है कि SEIS तो हम आपको देंगे, बट किस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को, जो अपेंडिक्स 3D हमारा चलता था SEIS में, हाँ। किस कैटेगरी को, किस सर्विस एक्सपोर्टर को हम लोग किस रेट से देंगे, वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है। MEIS तो नोटिफाई कर दिया है, सेम जो रेट चल रही है अपेंडिक्स 3B में, सेम कंट्री, सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, बट गवर्नमेंट आपको दे नहीं रही है अभी। भैया पैसा नहीं है हमारे पास में, तो अभी रुक जाओ। पहले 1920 का भी होल्ड कर रखा था, 1920 का भी देना रिलीज करना अलाउ कर दिया है। इसीलिए आप देखोगे जो 1920 की लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, वो गवर्नमेंट ने अभी सितंबर 21 कर दी है। 2021 का ड्यू हो गया, एंटाइटल आप हो, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। MEIS तो गवर्नमेंट ने अभी रेट ही नोटिफाई नहीं करी है, पता नहीं क्या रेट लेकर आएगी, तो ड्यू नहीं है। SEIS में जो आपने बताया कि 12 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले 12 मंथ से पहले पहले अपने अप्लाई करना पड़ता है। अगर Yes. डेट्स नोटिफाई नहीं करी है, गवर्नमेंट टाइम बढ़ाएगी उसका, डोंट वरी, रेस्ट एश्योर। रेट नोटिफाई करते समय गवर्नमेंट टाइम भी बढ़ाएगी, 100% बढ़ाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है ना, थैंक यू मुदित जी। तो मुदित जी भैया एक क्वेश्चन और है, नमन मालू जी का है, हाउ टू गेट FIRC from bank for service, especially SBI, as the bank say we don't understand FIRC. सर कोई बैंक वाला अगर ऐसे कर रहा है कि डोंट अंडरस्टैंड FIRC, तो मान के चलिए बैंक पर्सन आपके साथ में मजाक कर रहा है सर, बिकॉज FIRC इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, और जो बैंक का पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऐसा है जो फॉरेन करेंसी को डील करता है। मे बी इट मे बी पॉसिबल सर कि आप किसी ऐसी ब्रांच से आप डील कर रहे हैं जो फॉरेन एक्सचेंज डील नहीं करती है, और कुछ पर्टिकुलर बैंक की कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है फॉरेन एक्सचेंज डील करती है, तो जो बिजनेस होता है उन एग्जिस्टिंग ब्रांचेस का, वो भी उस दूसरी ब्रांच के हाथ में वो लोग गवर्न करते हैं। तो आप बैंक को बोलिए, रिटर्न में दीजिए सर कि ये पर्टिकुलर हमारे इनवॉइसेस हैं, सर्विस आपने एक्सपोर्ट किया था और ये पेमेंट इनका आ चुका है। आप एक लेटर बना के दीजिए बैंक को साथ में विद द कॉपी ऑफ द इनवॉइसेस, और इनवॉइसेस की कॉपी के साथ में आपका IC नंबर मैंडेटरी मेंशन होना चाहिए सर। और जो कवरिंग लेटर आप बनाकर दे रहे हैं उसमें आप एक टेबल बना दें, समराइज कर दें कि आपका ये इनवॉइस नंबर है, ये डेट ऑफ एक्सपोर्ट है, पैसा आपका इस डेट को आ चुका है ऑलरेडी, जो रेफरेंस नंबर होता है पैसे को मेंशन कर दें, तो डेफिनेटली बैंक आपको FIRC में इशू करने वाला है सर। बैंक कैन नॉट डिनाई इट। भैया इसी में एक आगे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि रेमिटेंस जो आता है, रिसीव किया इन्होंने पैसा, वो सेविंग अकाउंट में किया है, तो सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं या क्या है इसका? सर नॉर्मली तो आपको फ्री फॉरेन एक्सचेंज में अमाउंट आना चाहिए, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई SSC अगर बिजनेस रन कर रहा है तो उसका करंट अकाउंट ही होना चाहिए। तो दो प्रैक्टिकली मुझे अभी तक लगा नहीं है कि वो सेविंग अकाउंट में पैसा आने में कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर बैंक FIRC इशू कर देता है देयर इज नो इशू, बट फ्यूचर के लिए इट इज सजेस्टेड कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस के उसको अपन करंट अकाउंट में कर लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। DSC से रिलेटेड क्वेश्चन है भैया, DSC पैन डिटेल से मैच नहीं कर रहा है, साइट इनका नॉट वर्किंग एज ए पैन डिटेल। पहले पैन अपडेट कराना पड़ेगा सर, पैन में कुछ प्रॉब्लम होगी मे बी, कि जो डॉक्यूमेंट्स आप DSC के लिए दे रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स पैन के लिए दिए थे देयर माइट बी सम डिफरेंस, तो नीड टू अपडेट द पैन फर्स्ट। आपको पैन डेटा अपडेट होने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट जो आपने DSC के लिए दिए थे वो सेम डेटा आपका DSC का डेटा पैन से जब मर्ज होगा, साथ में लिंक होगा, तभी आपका DSC इशू हो पाएगा, क्लास 3 DSC। but not update on income tax portal पे अपडेट नहीं किया पैन, उन्होंने एप्लीकेशन तो डाल दी थी। अपडेट हो जाएगा इनकम टैक्स, यू कीप ऑन फॉलोइंग। एक ट्वीट आप बना के भेजिए इनकम टैक्स को, और जितने भी ट्वीट्स आप भेजते हो ट्वीट्स को सबका रिप्लाई जरूर मिलता है, आप ट्वीट करिए, विद इन 3 days योर पैन विल गेट अपडेटेड। आई एम हैविंग दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और हम लोगों ने 100 से ट्वीट अभी तक कर चुके हैं जिससे हमको पैन अपडेशन मिल गया। तो प्लीज ट्वीट इट CBDT के साथ में, और CBDT चेयरमैन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री, उसको आप रख के लूप में आप ट्वीट कीजिए। नमन जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, बट IEC इज नॉट अवेलेबल एज इट वाज नॉट मैंडेटरी
So it is mandatory to mention it in letter. सर अगर आईसी अवेलेबल नहीं है तो आपको SEIS बेनिफिट नहीं मिल सकता फॉर पास्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप आज आईसी ले रहे हो तो आईसी लेने के बाद ही जो आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो उसी में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। द रीजन इज आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करने के बाद जो आपकी इनवॉइस है आईसी के साथ में, वो इनवॉइस आपको बैंक को देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप आज आईसी लोगे तो उसके बाद ही बेनिफिट आपको SEIS का मिल पाएगा सर। एक मुझे किसी ने मैसेज किया है पीपीटी के लिए भी, तो पीपीटी मैं अभी शेयर कर लूंगा आपको। तो जो जयपुर ब्रांच की वेबसाइट है, उस जयपुर ब्रांच की वेबसाइट पे आपको अपनी मेरी पीपीटी मिल जाएगी, तो आप अगर देखना चाहें तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। सर मेल भी कर दूंगा सब रजिस्टर्ड पार्टी। यस, मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से मनोज जी जैसा बताया कि सर पार्टिसिपेंट्स को मेल आपको मिल जाएगा, तो शॉर्टली आफ्टर दिस सेशन आई विल मेल टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड यू ऑल पार्टिसिपेंट विल गेट एंड योर ईमेल आईडी। Can one question और आया एक, can you import without IEC? No sir, cannot. So any other question if you are having, so you cannot, you can ask please. अगर इंपोर्ट विदाउट आईसी आप अगर पर्सनल यूज के लिए करना चाह रहे हैं, कोई कोरियर आपको मिला है, किसी ने आपको गिफ्ट भेज दिया है, दैट यू कैन डू without IC, but for goods particularly आपको कमर्शियल यूज में लेना है तो you cannot import without IC. सर एक क्वेश्चन है निधि मालानी, सर can we export software without IC? Yes, definitely sir, you can export without IC, but again you want to take the benefit because सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट है वो गुड्स के एक्सपोर्ट में हम लोग काउंट नहीं करते। अलग स्कीम सॉफ्टटैक्स और अलग स्कीम इसके लिए बना रखी है सर, तो आप विदाउट आईसी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट अगर सॉफ्टवेयर के साथ में कोई कंसल्टेंसी भी आप लोग दे रहे हो, से एक इनवॉइस के 3 पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, एक कंसल्ट, तो कंसल्टेंसी वाला जो पार्ट है उस पर आपको SEIS मिलता है, राइट। तो SEIS अगर आपको चाहिए तो आपको आईसी लेना पड़ेगा, बिना उसके आपको SEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट यस, विदाउट आईसी आप एक्सपोर्ट कर ही सकते हो, सॉफ्टवेयर कोई इशू नहीं है। वन मोर क्वेश्चन दीपक गोयल जी ने पूछा है, पैन डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन IEC प्रोफाइल, हाउ टू लिंक IEC in this case? सर अगर आप डायरेक्टर्स की बात कर रहे हो, पैन डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स, तो पहले जो MCA में डेटा है वो सेम डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा IEC में जाकर। जब वो डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, सेम डायरेक्टर्स कॉमन आपको मैच कर रहे हैं, तब आपको IEC में जाकर आप उनको वैलिडेट कर सकते हो आगे। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ सर, जो प्रैक्टिकल केसेस में डे टू डे हम लोग फेस करते हैं सर, कि कंपनी में डायरेक्टर्स चेंज हो गए, नए डायरेक्टर्स आ गए, पर IEC में पुराने डायरेक्टर्स हैं, और आपको चेंज करना है IEC में, तो जो पुराने डायरेक्टर्स थे पहले वाले पुराने, जो कंपनी बिक भी गई है, सब कुछ हो गया, उन डायरेक्टर्स के पैन से और आधार से ही पहले आपको IEC को चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करने के बाद ही नए डायरेक्टर को आप एंटरटेन और एंटर कर पाओगे IEC के अंदर, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट टेक द प्लिया कि पुराने डायरेक्टर चले गए हैं, कंपनी बिक गई है, हमको कुछ नहीं पता, उन्हीं के आधार से उनके पैन से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने DGFT को रिप्रेजेंट भी किया इसके बारे में, बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट कब तक कुछ करती है इसके लिए। एज ऑन डेट तो प्रॉब्लम है, पुराने डायरेक्टर्स को ही आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा IEC सर्वर में, देन नए डायरेक्टर जो MCA पे आ रहे हैं उसको फिर आप IEC से लिंक करके अपडेट कर सकते हो। आई थिंक अंकुर जी की सारी क्वेरीज हम लोगों ने सॉल्व कर दी है ऑलरेडी। थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर पेशेंस लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर, अंकुर जी, for giving this wonderful opportunity for me and ICI Jaipur, for giving wonderful opportunity for me and to interact with all of you. It was my pleasure to interact with all of you in this particular session. Thank you very much friends. अगर आपके पास कोई query भी हो particular session या topic से related, any query, definitely you can raise any query to me later on after the session also. My detail will be available in the PPT which Manoj ji is going to share with all of you. So thank you very much once again. Thank you very much ICI. Jai Hind, Jai ICI. Thank you Abhishek sir for such a wonderful session like always. Thank you Manoj ji, thank you very much. Thank you. And thanks all the participants for joining the session. And I request always join the Center of Excellence, all the knowledgeable session published by the Institute of Chartered Accountants of India. They will increase the knowledge of the chartered accountant and they can easily work in their field. Thanks.
थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक यू मनोज जी।